पे चला जाए, क्योंकि अभी अपडेट होगा प्लानर तो समझ आएगी। सही से। आप सर कब तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं? मैं मिड मार्च में कर रहा हूँ अब। सही सही सर। थोड़ा चले जी, शुरू करते हैं हम आज का। स्क्रीन शो हो रही है सबको? जी सर, हो रही है। जी सर। कल एक तो नेटवर्क का इशू बहुत ज्यादा था, दूसरा पता नहीं टॉपिक मुश्किल था। आप लोगों के वावा मैसेज आए, बल्कि कुछ लोगों ने तो मुझे कहा है कि सर ये सब्जेक्ट छोड़ के कोई और शुरू करवा दें। क्या मसला है? प्रोग्रामिंग सर बता। क्या यार, प्रोग्रामिंग नहीं नहीं सर, करनी? खास मसला था हाँ नेटवर्क की वजह से कुछ चीज समझ नहीं आ रही थी, बाकी कोई मसला खास नहीं था। ठीक है जी रिजवान। मैंने तो सारा सुबह से प्रैक्टिस शुरू की है। टफ था, मैंने कहा पढ़ना जो है, लेकिन मजा आया प्रैक्टिस हाँ काफी समझ आई। वही मैं कह रहा था, कम से कम अपने हाथ से गुजारो ना। और वो जो वन ड्राइव पे कोड्स का फोल्डर है, वहां पे मैं साथ साथ कोड्स अपलोड भी करता आ रहा हूँ, तो देखते रहिएगा। जी सर, बिल्कुल। ड्राइव वाला का लिंक जो आपने दिया पर मेरा खुल नहीं रहा था, तो उसको काइंडली दोबारा शेयर कर दी। ठीक है मैं कर दूंगा। चले जी, हम ओवरलोडिंग हमने स्टार्ट की हुई थी कल, जब हमने ऑब्जेक्ट पासिंग में ऐड का फंक्शन और सम का फंक्शन कॉल किया था। साथ ही मैंने जो है ना आप लोगों को प्लस ऑपरेटर जो है ना यूजर डिफाइंड डेटा टाइप की सूरत में ओवरलोड करना भी सिखा दिया था। तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप लोग अभी पढ़ रहे हो, लेकिन आपको पता नहीं है ये किस कैटेगरी में आती हैं। तो जब हम थोड़ा सा आगे निकलेंगे आपको पता चलेगा। अच्छा, पॉलीमॉर्फिज्म एक कंसेप्ट होता है जो ऊप के, जो मैंने शुरू शुरू में 4 बेसिक पिलर्स बताए थे, उनमें से एक पॉलीमॉर्फिज्म भी है। तो ये भी पॉलीमॉर्फिज्म जो है ना, 2 तरीकों से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो उनमें से एक तरीका जो है ना, ये ऑपरेटर ओवरलोड करके है उसको इंप्लीमेंट करने का है। जो दूसरा हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, जो जिसको हम रन टाइम भी कहते हैं, वो हम देखेंगे कि वर्चुअल फंक्शंस के थ्रू हम किस तरह से करते हैं। अभी जो है ना आप ओवरलोडिंग पे ध्यान दें। तो फंक्शन ओवरलोडिंग मैंने बता दी थी क्या होती है। फिर ऑपरेटर ओवरलोडिंग हमने स्टार्ट की थी, उसमें हमने जो है ना बाइनरी ऑपरेटर को ओवरलोड करके देख लिया था। तो ये दोनों तरह से हो सकते हैं। यानी कि आप यूनिटी ऑपरेटर, जितने भी इंक्रीमेंट है डिक्रीमेंट है, या कोई भी ऐसा ऑपरेटर जो सिर्फ सिंगल आर्गुमेंट लेता हो, जिसको हम यूनिटी ऑपरेटर कहते हैं, वो भी इंप्लीमेंट हो सकते हैं और बाइनरी भी हो सकते हैं। लेकिन तमाम तर ऑपरेटर जो है, जो सी लैंग्वेज हमें प्रोवाइड करती है, वो इसमें जो है ना उनको ओवरलोड नहीं किया जा सकता। कुछ लिमिटेशंस हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ कि उनमें से एक दो दफा आ भी चुकी हैं। अच्छा ये देख लें जी, टर्नरी ऑपरेटर, जिसमें आप सर काइंडली कंडीशन ना फंक्शन ओवरलोडिंग एक दफा थोड़ा रिपीट कर दीजिएगा, कल नेटवर्क इशू की वजह से पता नहीं। जी फंक्शन ओवरलोड बताएं जी क्या होता है। सर सेम फंक्शन फंक्शन नेम के ओवरलोडिंग ये साथ होती है कि जब हम हम फंक्शन सेम क्लास पैरामीटर का नेम का फंक्शन इस्तेमाल कर रहे होते हैं। देखिए जी, अगर किसी भी एक क्लास में हो या वैसे ओवरऑल भी, अब अगर आप क्लासेस से कंसेप्ट से बाहर भी हैं, आपके पास मल्टीपल फंक्शंस हैं, उनमें क्या है कि फंक्शन का नेम सेम है लेकिन पैरामीटर्स में डिफरेंस है। हो सकता है किसी के 2 पैरामीटर हो, किसी के 3 हो, या किसी के 2 हो और उनकी डेटा टाइप्स चेंज हो। तो इस तरह को हम कहते हैं कि ये फंक्शन ओवरलोड हुआ है। तो इसी तरह हमने जो कंस्ट्रक्टर ओवरलोड भी पढ़ा था कि कंस्ट्रक्टर का नाम सेम था, किसी के 1 पैरामीटर थे, किसी के 2 पैरामीटर थे, किसी का था ही नहीं। इसको हमने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी कहा था, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर भी कहा था। तो वही चल रहा है। लेकिन जो ऑपरेटर ओवरलोड है ना, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस था। उसमें मैंने बताया था कि जो बाय डिफॉल्ट ऑपरेटर जितने भी हैं, वो सिर्फ और सिर्फ आप जो प्राइमरी डेटा टाइप्स हैं, इंटीजर है, फ्लोर है, डबल है, कैरेक्टर है, इन पे काम करते हैं। तो जैसे आपको यूजर डिफाइंड डेटा टाइप बनाते हो ना, तो उसके बारे में कंपाइलर को कुछ भी नहीं पता होता है। इसलिए तो आप पहले डिफाइन करते हो क्लास में जाके कि मैं ये एक नई डेटा टाइप बना रहा हूँ, ये जब जब इनिशियलाइज होगी तो उसमें ये प्रॉपर्टीज होंगी, इसके अंदर ये डेफिनेशंस होंगी, ये मेथड्स होंगे, जो भी होंगे। जैसे आप हर चीज कंपाइलर को बता रहे होते हो, तो आपने ये भी बताना है कि जब अगर हम 2 ऑब्जेक्ट को प्लस करना चाहें कि ऑब्जेक्ट 1 प्लस ऑब्जेक्ट 2, अब प्राइमरी होती तो उसको पता होता कि सिंपल मैंने अरिथमेटिक कैलकुलेशन करनी है। अब ऑब्जेक्ट की सूरत में उसको नहीं पता मैंने इस सूरत में क्या करना है, तो आप उसको खुद बताते हैं। इसको कहते हैं कि आप ऑपरेटर्स को एडिशनल मीनिंग दे रहे हो कि प्राइमरी या प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के साथ तो वो काम करते ही करते हैं, आप उनको यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स के साथ भी कंपैटिबल बना रहे हो। तो इसको हमने कहा था कि ऑपरेटर ओवरलोडिंग का कंसेप्ट है। इसमें हमने 2 तरीकों से देखा था कि यूनरी भी हो सकते हैं और बाइनरी भी। बाइनरी की एग्जांपल मैंने करवा दी थी, प्लस के ऑपरेटर को ओवरलोड करके स्टूडेंट्स की उसमें के S1 डॉट S2 को हमने पहले चलाया था
के ऑब्जेक्ट को पास करके ऑब्जेक्ट को रिटर्न करवा के वहीं से फिर मैंने जो है ना आपको ऑपरेटर ओवरलोड का कंसेप्ट समझाया था। तो यूनरी की भी आज एक एग्जांपल मैं आपको बता दूंगा कि यूनरी ऑपरेटर अगर आपको ओवरलोड करना पड़ जाए तो कैसे होता है। तो इसमें जो याद रखने वाली बात है वो ये है कि सारे के सारे ऑपरेटर ओवरलोडेबल नहीं है। कुछ ऑपरेटर ऐसे हैं जो जिनको आप नहीं कर सकते। तो इस वक्त स्क्रीन पे आपके सामने जो स्लाइड शो हो रही है ये वही ऑपरेटर्स हैं जिनको आप ओवरलोड नहीं कर सकते। तो इनमें से आपने ये दो याद रखने हैं जिनके आगे मैंने हाईलाइट भी कर दिया कि ये दो जो पूछे जा चुके हैं। एक तो साइज ऑफ ऑपरेटर है। साइज ऑफ ऑपरेटर क्या करता है कि आप इसको किसी भी डेटा टाइप का वैल्यू दोगे, ये नेम दोगे, ये आपको उसका साइज बता देगा। लेट्स से कि मैंने इंटीजर टाइप का एक्स लिया है तो मैं इसको एक्स पैरामीटर में पास करूंगा तो मुझे, या इंटीजर लिख के पास करूंगा तो मुझे बता देगा कि ये इंटीजर जो है आपके कंप्यूटर में 2 बाइट 4 बाइट कितने बाइट्स ले रहा है। और इसे टर्शरी ऑपरेटर भी बोलते हैं, टर्नरी ऑपरेटर भी बोलते हैं, जिस तरह आप बोल रहे हैं इसको। तो ये क्या होता है कि इफ एल्स कंडीशन को इकट्ठा लिखने का एक तरीका है। तो इसका नाम हमने रखा हुआ क्योंकि इसके ऑपरेंड जो है ना काफी सारे होते हैं। तो ये दो ऑपरेटर मतलब और भी हैं जितने भी लिखे हुए हैं, लेकिन ये दो ऑपरेटर आपने जहन में रखने हैं कि एक दफा पूछे जा चुके हैं कि हो सकता है कि रिपीट हो जाए। ठीक है, तो इनमें देखो जी स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर है जो आप अभी हम आजकल पढ़ रहे हैं। स्कोप को रिजॉल्व करने के लिए किसी वजह से अगर कंपाइलर को समझ ना आ रहा हो कि किस फंक्शन की बात हो रही है, किस वेरिएबल की बात हो रही है, क्लासेस काफी सारी हैं, तो हम स्कोप रेजोल्यूशन लगा के उसके एम्बिग्यूटी को दूर करते हैं। इसी तरह टर्शरी ऑपरेटर हो गया, मेंबर सेलेक्टर डॉट ऑपरेटर है। किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ आप डॉट लगा के उसके किसी भी फंक्शंस को या इवन के पब्लिक डाटा मेंबर्स को भी एक्सेस कर सकते हो। अच्छा, इसी तरह मेंबर पॉइंटर सेलेक्टर है। पॉइंटर का जो आप ऑपरेटर पढ़ते हो स्टार मार्क वाला, उसको भी आप ओवरलोड नहीं कर सकते। अच्छा, ये कुछ ऐसे ऑपरेटर हैं जो ओवरलोडेबल हैं। इनमें से अगर आप C++ में इनमें से आप कुछ तो हम करेंगे भी, मतलब एक तो हमने बाइनरी में प्लस कर भी लिया था। आज मैं आपको जो है ना एक और नया यूनरी में से कोई इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कोई एक ऑपरेटर जो है ना ओवरलोड करके दिखा भी दूंगा कि कैसे होता है। सारे बाकी वैसे ही होते हैं, एक अगर आपने सीख लिया है बाकी सारे हैं। तो ये सारे इस तरह के हैं। इसमें ये जो सबसे कंसेप्चुअल है वो सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर है। अगर किसी को कोई ट्राई करना चाहे तो उसको कर ले, अगर फिर भी उसको समझ नहीं आती तो मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं करवा दूं। तो ये वो हैं जो हो सकते हैं, आपने एक दफा कम से कम पढ़ लाजमी लेना। अच्छा, ये देखें हम जो है बाइनरी हम ऑलरेडी कर चुके थे, तो आज से हम एक यूनरी ऑपरेटर को भी ओवरलोड करके देख लेते हैं। स्क्रीन शो होगी सबको कंपाइलर। जिसको जहां से समझ नहीं आएगी मुझसे फौरन पूछेगा, क्योंकि मैं काफी सारा लिख चुका होता हूँ। फिर आप लोग कह रहे होते हो सर मुझे फलां चीजें समझ नहीं आई, तो मुझे फौरन वहां पे रोकेगा वो बंदा कि सर यहाँ से मुझे समझ नहीं आ रही, मैं ताकि उसको ईच एंड एवरीथिंग वहीं पे एक्सप्लेन करूँ। स्क्रीन शो हो रही है सबको? जी सर, शो हो रही है। जी सर। ठीक है, तो देखिए ये क्लास मैं बनाने लगा हूँ। लेट्स से कि मैंने स्टूडेंट की कोई क्लास बना ली। अच्छा, इसमें मैं फिलहाल जो है ना सिर्फ एक ही प्राइवेट डाटा वेरिएबल ले लेता हूँ, रोल नंबर या मार्क्स ले लेता हूँ। अच्छा, इसके साथ ही मैं पब्लिक में इसका एक कंस्ट्रक्टर बना लेता हूँ ताकि मुझे इनिशियलाइज करने में आसानी हो। कंस्ट्रक्टर क्या होता है भाई, कौन बताएगा? कंस्ट्रक्टर मेंबर फंक्शन की तरह होता है सर। काम क्या होता है इसका? काम सर, Constructor is a special type method which is used to initialize the objects in class. सही डेफिनेशन रटी हुई है यहाँ सर। Yes, sir. अच्छा ये बताओ जी, मैंने अभी मेन में आके पहली स्टेटमेंट लिखी है 12 नंबर उस पे लाइन पे, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी या नहीं होगी? नहीं सर, हो क्यों नहीं जाएगी होगी? सर, बल्कि क्यों होगी स्टूडेंट बताओ? पब्लिक में की हो जाएगा। क्योंकि ऑब्जेक्ट वजह में पैरामीटर इसका पास किया कंस्ट्रक्टर कहाँ है? कंस्ट्रक्टर कहाँ है जी इसका? सर एरर आएगा सर, एरर आएगा। हाँ तो आंखें खोल के बैठा करो। चलो इसको मैं मार्क्स दे रहा हूँ 800 लेट्स से, बल्कि मैं एक सब्जेक्ट में ले लेता हूँ, उसको 60 मार्क्स दिए मैं। मैं पहले इसको करके देख लेता हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम है तो सॉल्व करे फिर हम आगे चलें। चलें, यहाँ तक मेरा प्रोग्राम ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं ऑपरेटर ओवरलोड। अच्छा जी देखो, एक स्टूडेंट है, इसको मैंने 60 मार्क्स दे दी किसी सब्जेक्ट में, और मेरे पास जो है ना ये ऑप्शन भी नहीं है कि मैं मार्क्स को चेंज कर सकूं। हाँ, मैंने जो है जब जिससे सॉफ्टवेयर बनाया तो उसको मैंने कहा था कि यार मैं स्टूडेंट यूनिवर्सिटीज के लिए बना रहा हूँ, बाद में स्टूडेंट्स आगे मिन्नतें वगैरह करते हैं, तो कोई ऐसा ऑप्शन दो मुझे कि मैं ना स्टूडेंट्स के नंबर वगैरह जो है ना बढ़ा सकूं। तो उसने मुझे एक बटन दे दिया कि सर इस पर आप क्लिक करोगे ना तो बाय डिफॉल्ट 5 मार्क्स आपके इंक्रीज हो जाएंगे। तो उसमें वो बटन है जी लेट्स से कि ++S1 का, जैसे आप बाकी किसी चीज को कंट्रोल ++ करते हो। तो मैंने कहा जी ठीक है, ++1 S1 लिखा और मैंने रन किया।
तो देखते हैं वो क्या कहता है। वो कह रहा है कि जी मुझे नहीं पता ये प्लस प्लस क्या है, क्योंकि S1 ऑब्जेक्ट है। अगर तुझे कोई प्रिमिटिव डाटा टाइप होती फिर तो मैं इसको कर देता, अब मुझे नहीं पता है क्या है। तो मैंने कहा जी कोई बात नहीं, मुझे पता है, आपको कैसे बताना है, मैं इसी क्लास की डेफिनेशन में आऊंगा। तो यहाँ पे ऑपरेटर मैंने कौन सा ओवरलोड करना है, मैं उसका सिंपल नाम लिखूंगा और उसकी डेफिनेशन में आके मैं कर दूंगा कि जो पहले वाले मार्क्स हैं उनमें 5 प्लस करके मार्क्स में ही सेव करवा दूं, और इस चीज को मैं साथ साथ प्रिंट भी करवा दूंगा ताकि स्टूडेंट्स को खुशी हो जाए। हाँ जी, इसकी समझ आई है क्या किया मैंने, और इसकी रिटर्न टाइप कुछ भी नहीं कर रहा तो समझ आ गई। ठीक है। एक ऑपरेटर जैसे हमने पहले ओवरलोड किया था बाइनरी, मैंने आप यूनिटी किया है इसलिए इसने कोई आर्गुमेंट नहीं लिया, क्योंकि जो कॉल कर रहा होगा मैंने बताया था कि बाय डिफॉल्ट उसकी ही वैल्यू हम एक्सेस करते हैं। हाँ, अगर कोई दो ऑपरेटर सॉरी ऑपरेंड हो तो फिर हमें एक पास करना पड़ता है, क्योंकि ये सिंगल ऑपरेंड पे काम कर रहा है तो मुझे कोई भी इस पे ऑब्जेक्ट वगैरह पास करने की जरूरत नहीं है। सिंपल ये S1 की वैल्यू प्लस प्लस कर देगा। अब मैंने इसको बता दिया कि जब भी प्लस प्लस S1 लिखा जाएगा तो आपने क्या करना है, आपने सिर्फ मार्क्स में 5 मार्क्स का इंक्रीमेंट कर देना है एंड दैट्स इट। तो देखो जी, मैंने उसको मार्क्स दिए थे 60, तो अब क्या शो हो रहा है आउटपुट में 65 65। इसका मतलब है उसने इंक्रीमेंट कर दिया जैसे मैं उसको बताया था, क्योंकि उसको तो पहले नहीं पता था कितना इंक्रीमेंट करना है। और S1 में मैं कैसे इंक्रीमेंट कर सकता हूँ, हो सकता है कि S1 में 100 वेरिएबल हो, अभी तो सिर्फ मैंने एक मार्क्स लिया था। तो अब 1 में करना है, 2 में करना है, 100 के 100 में करना है, और कितना करना है, ईच एंड एवरीथिंग मुझे उसको बतानी पड़ेगी। और इसी को हम कहते हैं कि हम एडिशनल मीनिंग एड्स कर रहे हैं किसी भी ऑपरेटर में। अब इसमें एक चीज एक दफा पूछी जा चुकी थी कि ये है प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर, ठीक है। इसी तरह हमारे पास एक होता है पोस्ट इंक्रीमेंट। इनमें क्या फर्क है, पहले तो मुझे कोई ये बताए, प्री इंक्रीमेंट में और पोस्ट इंक्रीमेंट में क्या फर्क है। तो प्री इंक्रीमेंट में पहले इंक्रीमेंट होता है और ठीक है, पोस्ट इंक्रीमेंट जब करते हैं तो उसमें पहले असाइनमेंट हो जाती है वैल्यू, बाद में इंक्रीमेंट होता है। ठीक है। यानी अगर आप अच्छा किसी जी देखो, वेरिएबल को असाइन करें वाली। ठीक है, तो दोनों की शुरुआत में ना कंपाइलर को यही ऑपरेटर ओवरलोड करके हमने देना है। अगर बस हमने उसको बताना है कि मैं पोस्ट की बात कर रहा हूं तो बाय डिफॉल्ट जो है ना वो पोस्ट पे इस तरह से काम नहीं करेगा। देखो मैं भी रन करता हूं तो मुझे कहेगा कि मेरे पास प्री इंक्रीमेंट वाली डेफिनेशन है, पोस्ट इंक्रीमेंट वाली मुझे नहीं पता कि कैसे करनी है। तो उसके लिए सिंपल आपने क्या करना है कि जहां पे ऑपरेटर की आपने डेफिनेशन लिखी हुई है उसके आर्गुमेंट में सिर्फ और सिर्फ एक इंटीजर लिख देना है। ये इंटीजर कोई वो नहीं है, पैरामीटर नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ कंपाइलर को एक फ्लैग है कि आपने पोस्ट इंक्रीमेंट या पोस्ट डिक्रीमेंट करना है। तो ये एमसीक्यू आ चुका है कि कैसे पता चलता है कंपाइलर को कि मैंने प्री इंक्रीमेंट या प्री डिक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट या पोस्ट इंक्रीमेंट करना है। तो हम हमेशा उसके आर्गुमेंट में INT सिर्फ एक जो है ना फ्लैग पास करते हैं। तो समझ आ गई कि यूनिटरी ऑपरेटर भी हम ओवरलोड कर सकते हैं, बाइनरी तो हम कल ऑलरेडी ही देख चुके हैं। तो हम चलते हैं ये तो सर ये C++ में अगर प्रोटोटाइप ना दे फंक्शन की तो रन हो जाते हैं। कहाँ पे प्रोटोटाइप ना दें, फंक्शन की सर, कोई भी फंक्शन हो। डायरेक्ट बुलाना चाह रहे हो आप। जी सर, जैसे वाइड दी हुई है सर, अगर हम ना दें तो रन होंगे। तो ये क्या है, ये प्रोटोटाइप नहीं है, ये रिटर्न टाइप है। रिटर्न सर। टाइप है ये। हाँ बिल्कुल रन होगा जी। अगर किसी भी फंक्शन की आप कोई रिटर्न टाइप नहीं लिखते तो कंपाइलर बाय डिफॉल्ट उसकी इंटीजर ले लेता है। ये मैंने कल भी बताया था, ठीक है। अगर आपने हज़फ कर दिया है, गलती से भूल गए हो, तो आपको फिर लास्ट में लाजमी तौर पे एक रिटर्न इंटीजर वैल्यू रिटर्न करनी पड़ेगी, वरना वो फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं होगा। कंपाइलर आपको एरर जनरेट कर देगा। हाँ, अगर आप आखिर में एक इंटीजर वैल्यू भी जनरेट कर रहे हो फिर आपको कोई भी एरर नहीं आएगा। तो सर अगर अच्छा, इंट भी ना लिखें, मतलब अगर हमने इंटीजर रिटर्न करना है तो हम ना लिखें तो हाँ तो वो नहीं कुछ नहीं होगा, आपको मतलब बताएगा इंटीजर वो या तो तो रिटर्न यहाँ कर पे रहा है। void दें, या लास्ट में जो है कोई एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करें। नहीं नहीं, हमने इंटीजर वैल्यू एंड पे रिटर्न कर दी है, हाँ लेकिन बस ऊपर ठीक इंट है, नहीं लिखा। कोई बात नहीं है, वो बाय डिफॉल्ट इंटीजर ही लेता है। बताया तो है मैंने, बिल्कुल आप कोई भी रिटर्न टाइप नहीं लिख रहे ठीक किसी हो फंक्शन की तो वो इंटीजर लेगा। ठीक हो। अच्छा, फ्रेंड फंक्शन जी एक काफी आजकल कह लो कि ट्रेंडिंग में कंसेप्ट है पीपीएससी के हिसाब से। एक आधा एमसीक्यूज लग ही जाते हैं इसमें से, खासतौर पर लेक्चर के एग्जाम में। 2020 में भी लगा हुआ था, ये मैंने नीचे नीचे लिखा भी है। बिल्कुल एग्जैक्ट यही उसने पूछा हुआ था कि फ्रेंड फंक्शन जो है वो वन वे रिलेशनशिप है, टू वे है, बोथ है या नन, इस तरह कोई था।
जिन्होंने दिया उनको पता होगा, याद आ गया होगा। हाँ जी, क्या होता है फ्रेंड फंक्शन, बताओ। नो इन्फो सर। Friend function is a फ्रेंड member फंक्शन function सर of ये होता class है कि which is used to access the private member functions, private data, sir. अच्छा, अब ऐसा होता है कि हमें पता है कि जो बाय डिफॉल्ट किसी भी क्लास के फंक्शंस हैं जिनको हम मेंबर फंक्शंस कहते हैं, वही उस क्लास के जो है ना प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और पब्लिक तो वो जाहिर कर ही सकते हैं। प्राइवेट और प्रोटेक्टेड डाटा को जो है ना एक्सेस कर सकते हैं, और ये बिल्कुल ठीक भी है। जो हमारी बेसिक जो एक कह लो कि डाटा इनकैप्सुलेशन की या एब्स्ट्रैक्शन की एक डेफिनेशन है, उसमें ये दोनों पूरे उतरते हैं कि कोई भी जो है ना बायस से किसी भी वजह से किसी डाटा को एक्सेस ना कर पाए, और ये बिल्कुल ठीक कंसेप्ट था। लेकिन कुछ हमारे पास जो है ना सिनेरियोज ऐसे बनते थे जिसमें हमें जो है ना जरूरत पड़ जाती थी कि हम किसी को अलाउ करें कि वो बेशक क्लास का मेंबर फंक्शन नहीं है, लेकिन वो हमारे डाटा को जो है ना एक्सेस कर सके। तो क्या सिनेरियोज थे, उनमें से एक दो तो मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा और एक दो मैं आपको असाइनमेंट्स में दूंगा। तो इस फंक्शन, इस तरह की जो शुरू वाला C++ का वर्जन था ना, उसमें फ्रेंड फंक्शन का कोई कंसेप्ट नहीं था। तो ये बाद में जो है ना उन्होंने इंक्लूड किया है, मेरे ख्याल में C11 वर्जन था उसमें। अच्छा देखिए, जिसकी पहली जो रटी रटाई डेफिनेशन था, जो आपको भी लाजमी पता होना चाहिए ताकि अगर एक नंबर के एमसीक्यूज में आ जाए तो आप गलती ना करें। क्या जी, एक ऐसा फंक्शन होता है जो किसी क्लास का मेंबर नहीं होता, कम से कम किसी क्लास को तो नहीं कह सकते, लेकिन उस क्लास का मेंबर नहीं होता जिसके डाटा प्राइवेट और प्रोटेक्टेड डाटा को ये एक्सेस कर रहा होता है। ठीक है, मेंबर फंक्शन नहीं होगा, लेकिन फिर भी एक ऑब्जेक्ट के प्राइवेट और प्रोटेक्टेड डाटा को एक्सेस करेगा। पहली हमारी क्लियर होगी। दूसरी है कि हमने एक नया कीवर्ड इसके लिए बनाया था, फ्रेंड। जब भी हम किसी फंक्शन को फ्रेंड बनाने लगेंगे तो क्लास के अंदर हम उसे बताएंगे कि ये फ्रेंड फंक्शन है, और बस दैट्स इट। बताने के बाद हम जो है ना सिर्फ, यानी कि सिर्फ प्रोटोटाइप कह लो या सिर्फ डिक्लेयर करेंगे उसको क्लास के अंदर कि ये मेरा फ्रेंड है, ये इस क्लास का फ्रेंड है। डिफाइन नहीं करना। डिफाइन क्यों नहीं करना? क्योंकि ये क्लास का पार्ट ही नहीं है। जब क्लास का पार्ट नहीं है तो हम डिफाइन क्लास के अंदर क्यों करें इसको? तो इसलिए कभी भी ये क्लास के अंदर डिफाइन नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ डिक्लेयर होगा, वो भी क्लास को बताने के लिए, कंपाइलर को बताने के लिए कि इसका एक फ्रेंड फंक्शन है जो इसके प्राइवेट या प्रोटेक्टेड डाटा को एक्सेस कर सकता है, ताकि कंपाइलर बाद में एरर जनरेट ना करे। तो तीसरा देखो जी, लिखा हुआ है मस्ट बी डिफाइंड आउटसाइड द क्लास टू विच इट इज अ फ्रेंड। जिस क्लास का ये फ्रेंड है उस क्लास से बाहर डिफाइन करना है आपको। और उस क्लास से बाहर से क्या मतलब है? वो ग्लोबल भी हो सकता है कि किसी क्लास का भी पार्ट ना हो, या हो सकता है कि एक क्लास का फंक्शन हो और वो इस क्लास का फ्रेंड बना हुआ हो, तो इस क्लास से तो फिर भी बाहर ही करना है हमने। तो ये जगह भी हो सकती है या इस क्लास के अंदर भी हो सकती है। अच्छा देखो, फ्रेंड फंक्शन कैन बी अ ग्लोबल फंक्शन। एक ग्लोबल फंक्शन भी हो सकता है जो सारी क्लास के लिए जो है ना कॉमन हो, कि सारी क्लास उसको एक्सेस कर सकती हो, किसी भी क्लास का पार्ट ना हो। या ऐसा हो सकता है कि 3-4 क्लासेस के साथ आप खेल रहे हो और उनमें से किसी एक क्लास का एक फंक्शन है जिसको आपने किसी दूसरी क्लास का फ्रेंड बना दिया। तो ये दो सिनेरियो है हमारे पास, हम इसको देखते हैं। देखो जी, फ्रेंड फंक्शन कैन बी डिक्लेयर्ड इन एनी सेक्शन ऑफ द क्लास। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। लोग अक्सर इंटरव्यू में भी गलत जवाब दे के आ जाते हैं कि हमेशा पब्लिक में इसको जो है ना हमने डिक्लेयर करना है। नहीं, ये कोई बात नहीं है। आप इसको पब्लिक में डिक्लेयर करो जिस क्लास का फ्रेंड बनाने लगे हो, प्राइवेट सेक्शन में करो या प्रोटेक्टेड सेक्शन में करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों फर्क नहीं पड़ता? क्योंकि वो क्लास का पार्ट ही नहीं है। आपने सिर्फ और सिर्फ कंपाइलर को बताने के लिए वो स्टेटमेंट लिखी है, तो आप कहीं भी लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता जब वो क्लास का पार्ट ही नहीं है। हाँ, वो क्लास का पार्ट होता फिर हमारे लिए मसला होता कि हम इसको पब्लिक बनाएंगे तो एक्सेस कर पाएगा और वरना नहीं कर पाएगा। तो वो बात किसने दी थी? लेकिन हमने इसको कहा है क्लास का पार्ट ये नहीं है, तो फिर आप इसको किसी भी सेक्शन में डालने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे हमने स्टैटिक के बारे में पढ़ा था कि हम इसको भी, स्टैटिक फंक्शन को भी कहीं पे भी डाल सकते हैं। अच्छा, ये बात आखिर वाली बहुत इंपॉर्टेंट लिखनी है। फ्रेंड फंक्शन इज अ वन वे रिलेशनशिप। कौन डिफाइन करेगा इसको? क्या बात इसने बताई है? ये सर इसमें ये बात बताइए ना कि जिस क्लास का ये फ्रेंड है ये उसके मेंबर्स को एक्सेस कर सकता है, लेकिन अगर ये किसी दूसरी क्लास में है तो उसका, यानी जिसका ये फ्रेंड है वो वाला इसको कॉल नहीं कर सकता, यानी इसके मेंबर्स को एक्सेस नहीं कर सकता जिसका ये जिसमें ये है। यानी क्लास ठीक ए है, और बी दो क्लासेस है ना, ठीक है। ये फ्रेंड देखो ए का फ्रेंड है तो बी क्लास में है, तो बी क्लास के यानी ये उसको तो एक्सेस कर सकता है ए वालों को, लेकिन ए वाला बी को नहीं कर सकता। बिल्कुल बिल्कुल। अब ये एक क्लास है ए, उसका एक फंक्शन है, और बी क्लास की डेफिनेशन बनाते हुए आपने कंपाइलर को बताया कि एक फंक्शन है एफ, वो बिलोंग करता है क्लास ए से, वो मेरा फ्रेंड है।
तो उसका ये मतलब हुआ कि जो फ्रेंड फंक्शन है ना, इस बी क्लास के प्रोटेक्टेड और प्राइवेट डाटा को तो एक्सेस कर सकेगा, लेकिन इन रिटर्न बी जो है ना, वो ए क्लास के डाटा को एक्सेस नहीं कर सकती, या बी क्लास में से कोई भी फंक्शन इन रिटर्न इसके प्राइवेट और प्रोटेक्टेड डाटा को एक्सेस नहीं कर सकता। ये चीज लिखी हुई है कि वन वे रिलेशनशिप है। इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत है या ठीक है? जी समझ आ गया। मतलब ठीक बीच का है। फ्रेंड है तो ये कि पब्लिक और प्राइवेट को एक्सेस कर सकता है। जी बिल्कुल। समझ नहीं अच्छा जी, देखें ये इलस्ट्रेशन भी देख लें कि ये क्लास है, उसके कुछ प्राइवेट या प्रोटेक्टेड जो है ना मेंबर्स हैं इधर। अब ये देखो फ्रेंड फंक्शन यहाँ पे बाहर है, इस क्लास का पार्ट नहीं है, लेकिन इसके बावजूद ये इसके प्राइवेट डाटा को एक्सेस कर रहा है। अब कैसे करता है हम इसको देख लेते हैं। अच्छा जी, देखें फ्रेंड फंक्शन को समझ लें। लेकिन कंपाइलर ओपन कर लो। कंपाइलर शो हो गया सबको? जी हो गया शुभ। ठीक है। अच्छा देखें, वही हमारी मशहूर ज़माना जो क्लास चलती आ रही है, हम क्लास एक स्टूडेंट। अच्छा जी, इसमें फ्रेंड फंक्शन का कंसेप्ट ठीक है। अच्छा यहाँ पे हमने प्राइवेट में जो है ना एक डेटा मेंबर ले लेते हैं, लेट्स से के रोल या मार्क्स ही ले लें चलो। और पब्लिक में कुछ होगा, अभी हम इस चीज को नहीं देखते। क्लास से बाहर में आ गया। प्राइवेट की स्पेलिंग भी ठीक है सर। ठीक है, जाग रहे हो? जी जाग रहे हैं तो खेलता रहा हूँ क्लासेस से मैं सर। अच्छा, खबर आपको आती है मुझे लगता है। क्या बात है जिब्रील भाई। बस छोड़ा हुआ है सर, छोड़ने की वजह से फिर वो चीज रह गई है। ये जो 4 साल हो गए फिर उसको मैं देखा नहीं। अच्छा ठीक है। अच्छा जी, पहले हम इस पार्ट को चला के देखते हैं। और मार्क्स है मैंने 700। अच्छा जी, पब्लिक में क्या गलती है कि अच्छा सुपर की गलती है। ठीक है, ठीक है जी, यहाँ तक हमारा ठीक है। अब आपने क्या कहा था कि एक ऐसा मेंबर फंक्शन होता है जो इस क्लास का पार्ट नहीं होगा, लेकिन इस डाटा को एक्सेस कर सकता है, और उसके लिए मुझे इस क्लास में ही बताना पड़ेगा कि कोई चीज फंक्शन जो है मेरा फ्रेंड है। तो लेट्स से मैं शो का जो है ना एक फंक्शन बना रहा हूँ, और यहाँ पे हमने पढ़ा था कि सिर्फ और सिर्फ डिक्लेयर करना है। मैं इसको डिक्लेयर कर रहा हूँ। ये एक आम डिक्लेरेशन है जो आप पहले देखते हो कि डाटा टाइप है, इसकी रिटर्न डाटा टाइप और कुछ करने में, लेकिन यहाँ पे हमने एक नया कीवर्ड ऐड करना है, फ्रेंड। तो ये कंपाइलर जब इसको रीड करता है तो उसको पता चल जाएगा कि ऐसा फंक्शन है जो ग्लोबल है, क्योंकि हमने अभी इसको रिजर्वेशन वगैरह कुछ भी नहीं दिया, जिसका नाम शो है, और इसको फ्रेंड डिक्लेयर किया गया, यानी कि ये इसके डाटा मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो उसके बाद हम क्लास से बाहर आके इसको डिफाइन करेंगे जैसे हमने पढ़ा है, और बाहर आके जब भी हम लिखेंगे अगेन हम इसका क्या कहते हैं फ्रेंड का कीवर्ड इसमें डालेंगे। अच्छा अब देखो ये काम कैसे करेगा। लेट्स से कि मैं इसमें करवाता हूँ कि यार इसने कोई चीज डिस्प्ले करवानी है, मार्क्स। अब इसने किसके मार्क्स शो करवाने हैं, मसला ये है। तो लेट्स से कि मेरे पास 10,000 स्टूडेंट्स के ऑब्जेक्ट बने हुए हैं, और मैं सिंपल इसको कॉल कर देता हूँ शो, तो वो कंफ्यूज रहेगा कि मैंने जो है ना किस स्टूडेंट्स के मुझसे मार्क्स पूछे गए हैं। अभी मैं सारे के तो शो नहीं कर सकता, जाहिर है कोई ना कोई स्पेसिफिक मुझसे पूछा जाएगा। तो मुझे पता चल गया कि इसके अंदर हमेशा हमेशा कोई ना कोई ऑब्जेक्ट आएगा, और उसी के मार्क्स जो है ना मुझे शो करवाने पड़ेंगे। चलो ठीक है जी, तो मैं यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट को कैच करूंगा। लेट्स से स्टूडेंट एस आएगा मेरे पास, तो एस डॉट मार्क्स करके मैं उसके मार्क्स को शो करवाऊंगा। तो जब इस तरह मैंने बताया, तो इधर भी मुझे बताना पड़ेगा कि इसके अंदर एक स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट जाएगा। इस चीज की समझ आई है? जी
क्या मेरा नहीं बोल सर, समझा दे दोबारा। यासर आप समझ नहीं आई। बोल रहे हो? जी सर, समझा अच्छा दें। देखो, अच्छा ठीक है, देखो मैंने कहा जी फ्रेंड फंक्शन का हमने पहले जो जितनी भी पॉइंट्स पढ़े थे वो हमने देखे पहले कि पहले मैं कंपाइलर को बताऊंगा कि क्लास पे हमने सिर्फ डिक्लेयर करना है और फ्रेंड कीवर्ड के साथ, वो मैंने कर दिया। लाइन नंबर 12 की समझ आ गई है? यस सर। और हमने अगला स्टेप पढ़ा था कि वो कभी भी क्लास के अंदर डिफाइन नहीं होता, मतलब उसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज होंगी, डेफिनेशंस होगी, वो सारी सारी क्लास से बाहर होगी, इस क्लास से बाहर जिसका एक फ्रेंड है। तो इस क्लास से बाहर आके मैंने देखो यहाँ पे इसको बता दी। मैंने कहा जी ये मार्क्स को, अब देखो मार्क्स जो है ना इसका प्राइवेट पार्ट है, स्टूडेंट का प्राइवेट जो डेटा सेक्शन है उसमें एक मार्क्स नाम का ये हमने इंटीजर कह लो के डिफाइन किया हुआ है, इसमें मार्क्स आगे स्टोर होंगे और जब भी हम स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो मार्क्स के अंदर हम एक बाय डिफॉल्ट कुछ मार्क्स शो करवा देंगे, उसमें सेव हो जाएगा। तो यही मार्क्स जो है ना मैंने अब शो करवाने हैं, लेकिन ये अगर आप एक ही क्लास का फंक्शन हो उसके लिए तो कोई मसला नहीं है, वो तो डायरेक्ट एक्सेस कर सकता है, प्राइवेट डाटा मेंबर्स हो, पब्लिक हो, प्रोटेक्टेड हो, उसके लिए तो कोई मसला नहीं है। मसला तब बनता है कि जब हमने किसी बाहर वाले को एक्सेस देनी है और बाहर वाले को हमें पता है कि हम किसी भी बाहर वाले को प्राइवेट डाटा मेंबर्स तक एक्सेस नहीं दे सकते, लेकिन हमने एक एक्सेप्शन निकाली कि हाँ फ्रेंड फंक्शन को हम दे सकते हैं, तो वही हम ये काम कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे वही एग्जैक्ट डेफिनेशन लिखी, पहले मैंने यहाँ पे इस तरह बनाई थी, मैं आपको दोबारा ओरिजिनल बना के दिखा सकता हूँ कि मैंने सिर्फ कंपाइलर को बता दिया था कि एक फ्रेंड फंक्शन होगा जिसका नाम शो होगा, और बाहर आके मैंने उसकी डेफिनेशन जो है इस तरह लिखी कि शो करवा दो मार्क्स। अब आपको पता है कि ये मार्क्स जो है ना ये ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक है, कि ऑब्जेक्ट बनेगा तो मार्क्स को वैल्यू मिलेगी। कल भी हमने देखा था कि जब तक ये कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं बनता इसके किसी भी डाटा मेंबर्स को या किसी भी फंक्शंस को कोई भी मेमोरी असाइन नहीं होती। हाँ, जैसे आप पहला ऑब्जेक्ट बनाओगे किसी भी क्लास का, उसके अंदर जितने भी उसके मेंबर्स होंगे सबको मेमोरी एलोकेट हो जाएगी, वो रैम में आ जाएंगे। तो अब मैं कह रहा हूँ कि मार्क्स शो करवा दो, लेकिन मैं ये बता नहीं रहा कि किस ऑब्जेक्ट की, तो मुझे कम से कम ये तो बताना पड़ेगा ना मैं किस ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ। जैसे मैं बताता हूँ कि अब स्टूडेंट्स को मैं खड़ा करता हूँ या क्लास में जाकर कहता हूँ हाँ जी अपने मार्क्स बताओ, और मैं किसी की तरफ इशारा भी नहीं करता, ना किसी से मुखातिब होकर कहता हूँ, तो कौन सा स्टूडेंट मुझे नाम बताएगा? मुझे किसी ना किसी को पॉइंट आउट करना पड़ेगा। तो वही मैं बता रहा हूँ कि मुझे कोई ना कोई स्टूडेंट्स भेजना पड़ेगा, उसका एड्रेस कह लो, उसका नाम कह लो, कुछ भी कह लो, और कुछ भेजना पड़ेगा कि हाँ इस स्टूडेंट्स के मार्क्स मुझे बताया जाए। तो मुझे इसकी समझ आ गई, तो मैंने यहाँ पे कंपाइलर को बता दिया कि इसके अंदर एक स्टूडेंट टाइप का कोई ऑब्जेक्ट जाएगा। इसी तरह मैंने शो में भी आके स्टूडेंट टाइप का ऑब्जेक्ट को कैच किया, उस तरह मैंने कह दिया कि ये यहाँ पे टेम्पररी तौर पे एस है, और एस डॉट मार्क्स को जो है ना मैंने शो करवा दिया। तो यहाँ पे मैंने मेन के अंदर आके स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाया, उसको एक मार्क्स दे दिए। अब मार्क्स मैंने शो करवाने हैं लेकिन क्लास के मेंबर से नहीं करवाने। तो पहले तो हम करते थे ना एस डॉट शो मार्क्स, इस तरह करके, जो हमने कल भी इस तरह के एक दो फंक्शन बनाए थे, इस तरह करके हम कॉल करके कर लेते थे। लेकिन अब ना कोई शो मार्क का फोल्डर सॉरी फंक्शन है, और ना ही वो S1 से कॉल होगा, क्योंकि S1 का तो इस तरह कोई है ही नहीं। देखो क्लास में, स्टूडेंट क्लास में कोई भी ऐसा फंक्शन नहीं है। हाँ, सिर्फ शो का फंक्शन जरूर है, और वो फ्रेंड फंक्शन है। जब फ्रेंड फंक्शन है तो वो किसी के ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल नहीं होगा, सिर्फ इस तरह करके कॉल होगा। लेकिन इसके अंदर हम भेजेंगे वो ऑब्जेक्ट जिसका हमें मार्क्स देखने। समझा किस चीज की? जी आउटपुट आ गई? जी आ गई आउटपुट 700। देखो आप, ये जो फंक्शन है इस क्लास का मेंबर नहीं है, लेकिन इसके बावजूद इसने इस क्लास के प्राइवेट डाटा मेंबर को एक्सेस कर लिया। ठीक है, तो फ्रेंड यस फंक्शन की सर। ये एक खसूसियात है जी। यस सर, क्लियर है। अभी तो आपको लग रहा होगा यार पता नहीं क्यों चीज है, क्यों बनाया गया है, कोई समझ नहीं आ रही, लेकिन अभी जो मैं अगली एग्जांपल आपको करवाने लगा हूं ना, उसमें आपको क्लियर होगा कि ये कितना जरूरी है, और इसके बगैर हम ये काम कर ही नहीं सकते बिल्कुल भी। कुछ ऐसा काम है जो फ्रेंड फंक्शन के अलावा पॉसिबल ही नहीं है। अभी देखो, अब ऐसा सिनेरियो बनाओ कि यार आपके पास ना एक से ज्यादा क्लास है, ठीक है, और उनको अभी उनके क्लास के दौरान दरमियान जो कोई भी रिलेशनशिप आपने क्रिएट नहीं किया हुआ, लेकिन आप चाहते हो कि यार कोई ऐसा डाटा हो जो दोनों क्लास का इकट्ठा होकर मुझे मिले। समझा रही इस कंसेप्ट की? लेट्स से कि मैं एग्जांपल देता हूँ कि एक घर में एक मियां बीवी है, और उन्होंने दोनों जो है ना जॉब होल्डर है। अब वो क्या कर रहे हैं कि मियां को भी सैलरी मिल रही है, बेगम को भी मिल रही है, और वो जो है ना एक जगह इकट्ठा कर रहे हैं। अब वो चाहते हैं कि ना मेरे मियां को पता चले कि हम हमारे कितने पैसे इकट्ठे हो गए हैं, और बीवी भी चाहिए, मियां भी चाहता है कि बीवी को ना पता चले कितने पैसे इकट्ठे हो गए। लेकिन जिस बंदे के पास इकट्ठे कर रहे हैं वो उसको तो पता होगा,
ज़ाहिर है उसके पास तो इकट्ठे हो रहे हैं। इस तरह का सिनेरियो होता है कि कोई दो बिल्कुल अलग अलग क्लासेस हैं, उसमें कोई अलग अलग डाटा पड़ा है, तो आप चाहते हो कि कोई ऐसा फंक्शन हो, कोई ऐसा तरीका हो कि वो इस क्लास से भी एक्सेस कर ले डाटा, उस क्लास से भी एक्सेस कर ले और मुझे एज अ सिंगल वैल्यू रिटर्न करे। अब बताओ कि कोई ऐसी चीज है जो दो मुख्तलिफ क्लास में बैक वक्त जाके डाटा लेके आ सके? बताओ कैसे करोगे? सिंगल क्लास में कोई इशू ही नहीं है ना, उसके फंक्शंस बनाते रहो, जितना मर्जी डाटा लेते रहो। एक किसी और क्लास में आपने जाना है, किसी क्लास में तो आप जा ही नहीं सकते, कोई आप तो आपको अपने प्राइवेट डाटा मेंबर्स तक एक्सेस देगा ही नहीं। तो सर 3 क्लास से बनाएंगे, जो उसकी भी फ्रेंड होगी एक, यानी कि सी क्लास जो ए की फ्रेंड होगी बी की भी फ्रेंड होगी, तो इस तरह से वो बिल्कुल कोऑर्डिनेट करेगी। क्लास से भी, अभी हम फंक्शंस पे हैं, हम कह रहे हैं कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो फ्रेंड फंक्शन के अलावा पॉसिबल नहीं है। उसमें एक एग्जांपल ये है कि अगर कोई आपसे पूछ लेता है कि सबसे इंपॉर्टेंट काम बताओ फ्रेंड फंक्शन का, तो आपने बताना है कि सिनेरियो ऐसा आ जाता है जिसमें हमें दो या दो से ज्यादा क्लासेस का डाटा बैक वक्त चाहिए होता है, तो हमारे पास फ्रेंड फंक्शन के अलावा C++ में कोई और तरीका नहीं है कि आप इस तरह फ्रेंड फंक्शन के अलावा इस चीज को सर अंजाम दे सकें। अभी हम देखते हैं जो मैंने एग्जांपल दिए उसी को कोड कर देखते हैं। अच्छा जी, मैं आप क्लास बनाने लगा हूँ। लेट्स से जैसे मैंने एग्जांपल दी थी हस्बैंड की बना लो, इस पे हंसना नहीं है, बस ये क्लास का नाम है। अच्छा, कल भी मैंने बताया था कि बाय डिफॉल्ट में कोई भी लेबल नहीं लगा रहा है एक्सेस मॉडिफायर, तो प्राइवेट कंसीडर होगा, तो हम आप भी प्राइवेट को छोड़ के चलेंगे। तो इसकी सैलरी है जी ले। अच्छा, पब्लिक में आके जो है मैं थोड़ा सा शार्ट करता हूँ, सिर्फ कंस्ट्रक्टर बना लेता हूँ बस, ठीक है। और जैसे ये कंस्ट्रक्टर चलेगा, इसके अंदर एक वैल्यू आएगी, लेट्स से सैलरी आएगी, और वो सैलरी में हम असाइन कर देंगे। अच्छा, इसी तरह ये एक और क्लास है, अब उसको वाइफ क्लास का है। इस तरह उसका भी एक बिल्कुल प्राइवेट डाटा मेंबर है, लेट्स से सैलरी कर लो कि क्लास में तो कोई मसला नहीं। अच्छा, इसी तरह पब्लिक है जी, उसमें भी हम एक कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं ताकि हम इनिशियलाइज आसानी से कर सकें। इसी के दौरान ही मैं उसकी सैलरी सेट कर दूँ। सर स्क्रीन रुक चुकी है। हाँ जी, सबके लिए रुक चुकी है? नहीं सर, चल रही है? नहीं चल रही है। ठीक है फैसल, थोड़ा सा नेट का आपको इशू होगा, भी ठीक हो जाता है, थोड़ा सा वेट करो। जी सर, जी सर, अब सही है। ठीक है। अच्छा, अभी जो है ना कंस्ट्रक्टर में ही मैं, चलो अच्छा ठीक है। अच्छा जी, अब मैं चाह रहा हूँ कि यार एक मुझे जो कोई बंदा बताए कि लेट्स से पहले मैं इधर आपको ना ऑब्जेक्ट बना के देता हूँ। हस्बैंड का एक ऑब्जेक्ट बनाया मैंने, उसकी सैलरी है जी लेट्स से 60,000, और एक वाइफ को मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, लेट्स से उसकी सैलरी है जी 70,000। अब मैं चाहता हूँ कि यार कोई ऐसी चीज हो जो इन दोनों की जो है ना सैलरी को इकट्ठा करके मुझे शो करे। तो बेशक आपको ओपन चॉइस है, क्लास में से कोई फंक्शन बनवा के दिखा दो मुझे, इस तरह ये काम करके दिखाओ कि मेरे पास जो है ना 1,30,000 पे जो है ना आउटपुट शो। किसी क्लास में कोई भी फंक्शन बनवाना है, उसको ओपन चॉइस है, किसने प्रेजेंटर बनना है मैं उसको बना देता हूँ, वो करके दिखा। फ्रेंड फंक्शन के अलावा, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि फ्रेंड फंक्शन से तो हो सकता है, उसके अलावा इसको कोई करके दिखाए। सर इनहेरिटेंस को हाँ यूज जी, करके हो करें। सकता है? और लोग कर लो, करके दिखाओ मुझे, जिसको करनी है आ जाओ। ऑपरेटर ऑलरेडी चल जाएगा। इनहेरिटेंस में सर प्राइवेट डेटा नहीं एक्सेस होता। बिल्कुल नहीं होता, वही तो मैं कह रहा हूँ, इसको बहुत मुश्किल तरीका है ना ये, इसलिए तो फ्रेंड को जरूरी। हालांकि आप देखो ना, ये तो बिल्कुल एक सीधा सीधा खिलाफवर्जी है कि एक क्लास का आपका मेंबर भी नहीं है, उसके बावजूद वो आप हर चीज को एक्सेस कर रहा है। ये तो इतनी बड़ा ब्रीच था सिक्योरिटी के हिसाब से, लेकिन इसके बावजूद ये अलाउ भी है, और आज तक जो है ना इवॉल्व भी होता जा रहा है, चल रहा है। मतलब ये इतना तो कह लो कि इसको इनएविटेबल था ना कि सारे रूल्स को एक साइड पे करके इसको मुतारिफ करवाया गया। इसी तरह के सिनेरियो होते हैं जिसमें, क्योंकि आप जो बड़ा प्रोजेक्ट बनाते हैं उसमें एक आधी क्लास तो होती नहीं है, पता नहीं 20 क्लासेस होती हैं, तो बहुत ज्यादा इस तरह के सिनेरियो आपके पास आ जाते थे कि आपने जो है ना मुख्तलिफ क्लासेस का डाटा इकट्ठा लेके आना होता था, एक एंटिटी में लेके आना होता था, तो ये पॉसिबल नहीं हो रहा था, तो इसलिए इसका है। अब देखो जी, इसी को हम फ्रेंड फंक्शन से करने की कोशिश करते हैं।
अगर आप में से किसी को थोड़ी बहुत भी इसकी समझ है ना, उसको पता चल गया होगा कि इवन कि ये इनहेरिटेंस से भी नामुमकिन है। अच्छा जी, मैं अब एक फ्रेंड फंक्शन बनाने, अभी सिर्फ मैं एक फंक्शन बनाने लगा हूँ भाई। लो जी, टोटल सैलरी का कर लो। अभी मैं हम कुछ भी इसका नहीं लिखा, एक फंक्शन है जी, वो क्या करेगा, टोटल सैलरी करेगा। कैसे करेगा? वो कहेगा जी मुझे जो है ना हस्बैंड की जितनी भी सैलरी है H.SALARY और प्लस वाइफ का जो ऑब्जेक्ट है उसकी जितनी भी सैलरी होगी, इसको ये जो मुझे रिटर्न करेगा, क्योंकि मैं चाह भी ले रहा हूँ। लेकिन मसला क्या है कि आप अभी मेरे पास ना H तक एक्सेस है इस फंक्शन को, अभी मैं आपको चला के भी दिखा सकता हूँ। देखो इतने सारे एरर्स आए हैं। देखो वो कह रहा है कि H क्या है मुझे नहीं पता, और दूसरी लाइन में कह रहा है कि W क्या है मुझे नहीं पता। यानी कि अगर मैं इसको H और W बता भी दूं, लेट से मैं बताता हूँ, मैं कहता हूँ कि H जो है ना यार एक हस्बैंड क्लास का ऑब्जेक्ट है, और आपने जो Y को मुझे एरर दिया ना वो वाइफ क्लास का ऑब्जेक्ट है। चलो जी मैंने उसको बता भी दिया। अब मैं रन करता हूँ। अभी भी वो कह रहा है कि यार मुझे नहीं पता H डॉट सैलरी कैसे लानी है, W डॉट सैलरी कैसे लानी है। क्यों? क्योंकि जो सैलरी है जहाँ पे मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ इसको पढ़ना। क्या लिखा हुआ जी, कोई पढ़ के सुना जिसको मैंने अभी अंडरलाइन किया लाइन को या हाईलाइट किया। पढ़ो जी, या भी हुई नहीं है। अंडरलाइन नहीं हुई है। सैलरी प्राइवेट विद इन दिस कॉन्टेक्स्ट प्राइवेट है। कह रहा है सैलरी जो है ना वो प्राइवेट है, उसका डाटा मेंबर है, मैं नहीं इसको एक्सेस कर सकता। अच्छा, मुझे जैसे उसने एरर दिया मेरे जहन में अचानक से जो है ना रोशनी आ गई। हाँ यार, एक कभी पढ़ा था फ्रेंड फंक्शन, वो एक्सेस कर सकता था। चलो जी हम फ्रेंड फंक्शन को यूज करते हैं। मैंने जी इस क्लास को भी बता दिया कि एक फ्रेंड फंक्शन है टोटल सैलरी के नाम से। अच्छा, अब भी जो है ना हम सिर्फ इसको इतने बताते हैं, और दूसरी क्लास को मैंने बता दिया कि आपका भी एक फ्रेंड फंक्शन है टोटल सैलरी के नाम से। देखो एक मसला जो मैंने हल कर लिया, वो कह रहा था कि आपको डाटा प्राइवेट डाटा तो एक्सेस नहीं दी जा सकती, तो मैंने दोनों को जो है ना एक फंक्शन को जो है ना दोनों को बना दिया फ्रेंड, तो अब मुझे एक्सेस मिल गई। तो अब मैं चला के देखता हूँ देखिए मेरा काम बनेगा। देखिए अभी भी वही एरर है, वो कह रहा है कि नहीं मुझे नहीं पता आपने कैसे करना है, कोई मेरे पास रेफरेंस नहीं खुला। तो अभी आप इस फंक्शन की डेफिनेशन देखो, वो कह रहा है कि देखो एक वाइट रिटर्न टाइप है, टोटल सैलरी इसका नाम है, ये एक हस्बैंड टाइप का ऑब्जेक्ट ले रहा है और एक वाइफ टाइप का ऑब्जेक्ट ले रहा है। तो जहां जहां पे मैंने इसको डिक्लेयर किया दोनों क्लासेस में, वहां पे मैंने कहीं भी नहीं बताया कि ये टाइप का। यार जिसका माइक ऑन है काइंडली ऑफ कर दे। जहां पे मैंने इसको डिक्लेयर किया जिस भी क्लासेस में मैंने कहीं भी नहीं बताया कि एक हस्बैंड टाइप का भी ऑब्जेक्ट लेगा एक वाइफ टाइप का भी लेगा, तो कोई मसला नहीं है, मैं बता देता हूँ। मैं पहली क्लास में आया, यहाँ पे मैंने इसको बता दिया कि ये एक हस्बैंड टाइप का ऑब्जेक्ट आएगा इसमें और एक वाइफ टाइप का। सॉरी ये स्मॉल के साथ है, फिर कंपाइलर एरर होता है। इस तरह जहाँ पे दूसरी डिक्लेरेशन की थी मैंने दूसरी क्लास में, वहां पे आके मैंने उसको बता दिया कि ये एक हस्बैंड टाइप का भी ऑब्जेक्ट लेगा एक वाइफ टाइप का भी लेगा। लेकिन इसके पास स्टिल एक मसला आएगा, अभी देखना। देखो कह रहा है कि मुझे इस 9 नंबर लाइन पे एरर दिया है कि मुझे इस वाइफ के बारे में नहीं पता ये क्या चीज है, और उसे अभी पता भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि कंपाइलर ने देखो यहाँ से कंपाइल करना स्टार्ट किया, हैश इंक्लूड से इससे सारा कुछ। अभी तक वाइफ कहीं भी उसका इनकाउंटर नहीं होता, पहली बार यहाँ पे हुआ है। इसको क्या पता कि वाइफ नाम की कोई क्लास नीचे है, ये नीचे जाएगा तो उसको पता चलेगा ना। तो इस सूरत में जो है ना हम एक टर्म यूज करते हैं फॉरवर्ड डिक्लेरेशन की। क्या अभी आप सिर्फ कंपाइलर को ये बता दो कि आगे एक क्लास आएगी जिसका नाम ये होगा, डिफाइन उसको नीचे ही कर देना। तो मैंने ऊपर ऊपर जाके हस्बैंड क्लास से पहले कंपाइलर को बता दिया कि क्लास वाइफ भी है जिसकी डेफिनेशन नीचे आएगी, ताकि आप ये एरर ना दो। अब मैं इसको रन करता हूं, देखो जब इसने कोई एरर नहीं दिया अभी, क्योंकि मैंने इसमें कोई चीज और नहीं करवाई, अभी कॉल नहीं की, लेकिन इसने कोई भी एरर नहीं दिया, सक्सेसफुली कंपाइल हो गया। अब यहाँ तक जितना भी मेरा काम तो हो गया। अब मैं इसको जो है ना कॉल करता हूँ, जैसे हमने पहले कॉल किया था। कोई डॉट ऑपरेटर से नहीं होगा क्योंकि किसी का भी मेंबर नहीं है ये, सिर्फ सिंपल इसी तरह कॉल होगा। टोटल सैलरी उसमें आप एक भेजोगे H1 जो आपने अभी ऊपर H1 ऑब्जेक्ट बनाया था जिसकी सैलरी थी 60,000, तो दूसरा W1 जो आपने अभी ऊपर बनाया था जिसकी सैलरी थी 70,000। अब मैं इसको रन करता हूँ, देखो जी क्या रिजल्ट आया है।
1,30,000 सर। मतलब जो मैं चाह रहा था वो हो गया है, जी सर हो गए। तो क्लासेस का डाटा सर, हो एक जगह गया। इकट्ठा होके आ गया। यही अभी तो मैंने 2 के एग्जांपल दिए ना, हो सकता है कोई 4 5 10 क्लासेस का हो, तो फिर आप एक फ्रेंड फंक्शन को सबका फ्रेंड बनाओगे और उनसे इसी तरह उसके प्राइवेट डाटा मेंबर्स तक एक्सेस हासिल करके एक जगह पे इकट्ठा कर सकते हो। तरीका कार यही है, बेशक जितनी मर्जी आगे क्लासेस आपके साथ आप खेलते रहो। ठीक है, सर ये ऊपर क्लास फ्रेंड बनाई है आपने, लिखा है ऊपर हस्बैंड के फ्रेंड का साथ। नहीं, क्यों? क्लास को मैंने अभी बनाया नहीं है, मैं तो फ्रेंड उसकी फंक्शन की बात कर रहा हूँ। ठीक है सर। अच्छा जी, 1 मिनट दे दीजिएगा। तो सर आपने जवाब नहीं दिया हमें किस चीज का? कि फ्रेंड फंक्शन के अलावा और कौन सी चीज़ है जिससे हम मतलब ना किसी भी क्लास का प्राइवेट डाटा एक्सेस कर सकते हैं। नहीं कर सकते, वही तो मैं बता रहा था, कुछ चीजें ऐसी हैं जो नामुमकिन हो जाती हैं फ्रेंड फंक्शन के बगैर। फ्रेंड क्लास के थ्रू आप कर सकते हैं, लेकिन वो भी इसी से कंसेप्ट निकला हुआ है। अच्छा जी, पता नहीं, मैंने देखो एक जगह ये पढ़ा आप लोग था पता नहीं है कि नहीं है ना, मैंने इम्प्लीमेंटेशन देखी है, वो कहता है कि पॉइंटर के थ्रू हो सकता है सर, लेकिन मुझे पता नहीं है सर कंफर्म इसका, लेकिन ये है कि मैंने पढ़ा है। नहीं, पॉइंटर्स गीक्स पे नहीं पढ़ा जा है सकते सर। क्लास के, कैसे जाएंगे बताओ मुझे। ये इम्प्लीमेंटेशन नहीं बताई सर उसने, लेकिन गीक्स फॉर गीक्स पे पढ़ा है कि आप कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं पता कर, कैसे। देखो भी अगर उसने कहा और करके दिखाया हो तो उसको मतलब है कर सकते हो। मैंने नहीं पढ़ा इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मुझे नहीं पता। अगर उधर लिखा हुआ है, उसने करके दिखाया हुआ है और चल भी रहा है, तो उसका मतलब हो सकता है, लेकिन मेरे ठीक है लम्बे सर। नहीं। ठीक। अच्छा देखो ये आपके इस सब्जेक्ट की पहली असाइनमेंट है और उसको अच्छे से करना। आपने जो है ना, जैसे अभी मैंने बता दिया था कि ग्लोबल फंक्शंस को आपने फ्रेंड बनाया, इसी तरह आप किसी दूसरी क्लास में एक ऐसा फंक्शन है जिसको आप फ्रेंड बनाना चाहते हो, ये कर सकते हो। ये यही तरीका कार है, कोई सा मुश्किल नहीं है। तो आप लोगों ने ये करना है, और उसमें ये 2 4 ऑपरेटर ओवरलोड है जो सिर्फ और सिर्फ फ्रेंड फंक्शंस के थ्रू ही पॉसिबल है। उनमें से आपने एक जो है ना कम से कम कोई करके मुझे कोड करके भेज। कोई मुश्किल नहीं है, आप करोगे आपको पता चल जाएगा कि कितनी आसान चीजें हैं ये करने के साथ। अच्छा देखो, अभी हम फ्रेंड फंक्शन की बात कर रहे थे, इसी तरह एक फ्रेंड क्लास भी है। अब इसका सिनेरियो थोड़ा सा देख लो, क्या ये क्यों हमें जरूरत पेश आती है। एक मिनट में इसको रिफ्रेश करूँ। अच्छा ये देखो, लेट्स से कि मेरे पास एक क्लास है ए, कोई भी एक क्लास। हम अभी जो है ना सिंपल क्लास ले रहे हैं, उसमें कोई उसका प्राइवेट डाटा नंबर होगा, अभी हम तौर पे ले रहे हैं, और कोई पब्लिक है। अच्छा जी, इसी तरह क्लास है बी, उसमें भी उसकी कुछ प्राइवेट वैल्यूज होंगी, कोई भी डाटा नंबर हो सकता है, और कुछ पब्लिक है। लेट्स से एक प्राइवेट में मैं एक ले लेता हूँ, फंक्शन है फंक्शन 1 के नाम से, उसकी कोई डेफिनेशन भाई होगी आप। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो अभी, क्योंकि मैंने पिछले असाइनमेंट दिए ना उसमें ऐसे ही है कि आप किसी क्लास के एक फंक्शन को दूसरी क्लास का फ्रेंड बना सकते हो। लेट्स से कि मैं इस फंक्शन को जो है ना इस क्लास का फ्रेंड बनाना चाहता हूँ, क्लास ए का। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा एक क्लास बी का जो है ना फंक्शन है जिसका नाम फंक्शन 1 है। अभी मैं सिर्फ इतना नहीं लिख रहा हूँ, उसका जो एग्जैक्ट लिखने का तरीका है ना, अगर मैंने वही बता दिया तो इसीलिए तो मैंने आपको दिया, तो आप फिर वो जो है ना वो नहीं देखोगे। फ्रेंड फंक्शन 1 है जिसकी रिटर्न टाइप वाइड है, वो है कहाँ है वो, अभी मैं स्कोप रेजोल्यूशन वगैरह नहीं डाल। ठीक है जी, अब इसको एक्सेस मिल गई, जैसे हमने पहले भी देखे वो एक्सेस इसको कर सकता है। अच्छा इसी तरह लेट्स से कि मेरे पास एक और फंक्शन है इसी क्लास में, कोई लेट्स से कि फंक्शन 2 है, कोई भी उसका नाम है, उसकी भी कोई डेफिनेशन नहीं होगी, उसको भी एक्सेस चाहिए इस क्लास के डाटा प्राइवेट डाटा नंबर से। तो कोई बात नहीं, जब मुझे एक का तरीका पता चल गया फिर तो मैं सब पे कर सकता हूँ, तो मैंने इसका भी कर दिया। ये फंक्शन 2 भी इस क्लास का फ्रेंड हो गया, यानी अब उसको भी सब डाटा प्राइवेट डाटा मेंबर्स तक एक्सेस मिल गई। लेट्स से इसी तरह मेरे पास कोई तीसरा फंक्शन भी है। आप सिनेरियो समझ रहे हो कि रेपिटेशन बहुत ज्यादा, काफी सारे फंक्शन जो है ना
एक क्लास के प्राइवेट डाटा मेंबर्स तक एक्सेस 4 है। इस सूरत में मैं इसको भी बताऊंगा कि फंक्शन 3 भी आपके साथ। तो यहाँ तक हमें समझ आ गया किस तरह काम होता है। तो लेट्स से इस क्लास में जो है ना कोई 50-60 फंक्शन हैं, वो सारे के सारे ऊपर वाली क्लास के जो है ना डाटा मेंबर्स, प्राइवेट डाटा मेंबर्स तक एक्सेस 4। तो बजाय इसके कि मैं बारी बारी सब फंक्शन का बताता रहूं ऊपर वाली क्लास को कि ये भी आपका फ्रेंड है, ये भी आपका फ्रेंड है, ये भी आपका फ्रेंड है, मेरे पास एक C++ मुझे एक मजीद जो कह लो कि फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कि आप इस पूरी क्लास को, इस क्लास बी के जितनी भी इसमें फंक्शन होंगे, पूरी क्लास को ही इस क्लास ए का फ्रेंड डिक्लेयर कर दो। उसके बाद आपकी जो है ना कह लो कि टेंशन खत्म। जितने भी फंक्शन होंगे वो क्लास ए के तमाम तर प्राइवेट और प्रोटेक्टेड डाटा मेंबर्स तक एक्सेस हासिल कर सकेंगे। लेकिन बात याद रखनी है सारे के सारे, अगर आप चाहते हो कोई एक 4-5 स्पेसिफिक फंक्शंस तो करें और बाद में सिर्फ एक भी ना करें, 2 ना करें, 3 ना करें, फिर आप पूरी क्लास को जो है ना वो नहीं बना सकते, फिर आप रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते एक दफा पूरी क्लास को फ्रेंड बना के। अब बाकी फ्रेंड्स फंक्शंस पे रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते कि वो ना करें, वो भी करेंगे। तो आपने सिर्फ ये उसी सूरत में करना है जब आप पूरी क्लास के जितने भी फंक्शन हैं सबको चाह रहे हो कि वो किसी और क्लास के तमाम तर प्राइवेट और प्रोटेक्टेड डाटा मेंबर्स को एक्सेस कर सके। तो इसका क्या है जी, सिंपल जो है ना आप डिक्लेयर कर दो कि जैसे आप फ्रेंड को करते थे, आप यहाँ पे पूरे का पूरा कर दोगे क्लास बी है वो आपकी फ्रेंड होगी। इससे क्या होगा, जितने भी फंक्शन होंगे इसके वो सारे के सारे इसके प्राइवेट डाटा मेंबर्स को एक्सेस कर सकेंगे। ठीक है, ये कंसेप्ट बस इतना ही है। अच्छा जी, एक मिनट मुझे अगली ओपन करने दो। आगे जो है ना आज हमने स्टार्ट करनी इनहेरिटेंस, जिसको कह लो अब जो है ना कुछ अच्छा सब्जेक्ट आया, कंसेप्ट आया, जितने भी हम चीजें पढ़ रहे थे वो सारी की सारी यूज करने का टाइम आ गया। सर काफी नहीं है, प्रैक्टिस भी करनी है सर इसकी, फ्रेंड फंक्शंस की। यहाँ से ऐसा ना किया करो। सर जी काफी है ये, प्रैक्टिस पूछ लें सर, मैं क्या कह रहा हूँ, क्लास से पूछे। आज क्लास इनहेरिटेंस थोड़ा सा टच कर दे सर सर, इनफ थोड़ा है। बहुत बता दीजिए। जी ठीक है, कोई मसला नहीं। इनफ है। अच्छा, इनहेरिटेंस जी जैसे आप विरासत समझ सकते हो, विरासत होती है बिल्कुल उसी तरह काम करती है। हम अब देखेंगे क्या क्या चीजें। तो देखें जिस आज के लेक्चर में हम क्या क्या देखेंगे। पहले हम इनहेरिटेंस को समझेंगे, इनहेरिटेंस क्या है, फिर उसकी कुछ टाइप्स हैं, कुछ मुख्तलिफ तरीकों से ये इंप्लीमेंट हो सकती है, उनको हम बारी बारी देखेंगे कि टाइप्स कितनी है। इसमें जो सबसे कंफ्यूजिंग और जिसमें बहुत ज्यादा गलती के चांसेस हैं वो कंसेप्ट है विजिबिलिटी मोड्स का। और मतलब तकरीबन हर बंदा जो उसको गलत समझता है कि यार पता नहीं ये कैसे काम करते हैं विजिबिलिटी मोड्स को। फिर हम देखेंगे कि अवेलेबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी में क्या फर्क है। 2-3 दिनों से मैं आपको बताता आ रहा था कि यार अभी इस चीज को होल्ड पे रखो, आप पूछ रहे थे प्राइवेट प्रोटेक्टेड वगैरह को, वो आज हम समझेंगे कि यार अवेलेबिलिटी क्या चीज है और एक्सेसिबिलिटी क्या चीज। और जिस तरह हमने पहले कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर देखे थे क्लास में, तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर का काम करने का तरीका आप देखोगे थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। किस तरीके से काम करेंगे, किस आर्डर्स में काम करेंगे, वो भी हम देखेंगे। और आखिर में हम देखेंगे कि एक कुछ रिलेशनशिप होते हैं, उसमें से स्पेसिफिकली हम देखेंगे इज आर रिलेशनशिप, क्योंकि जितने भी इज आर रिलेशनशिप है वो सारे के सारे इनहेरिटेंस, बल्कि अगर मैं मोर स्पेसिफिकली कहूँ पब्लिक इनहेरिटेंस के थ्रू इंप्लीमेंट होते हैं। तो देखें जी इनहेरिटेंस क्या है। आपको पता है एक क्लास पहले से बनी हुई है, तो बजाय इसके कि आप सारे का सारा कोड करो, आप उसी क्लास का कोड इस्तेमाल कर लेते हो। जो उस क्लास में चीजें होंगी वो तो होंगी होंगी, कुछ आप अपनी नई चीजें भी ऐड कर सकते हो, ड्राइव क्लास बना लेते हो। ये सारा कंसेप्ट है जो आप पढ़ते आए हो। देखो जी, प्रोसेस ऑफ इनहेरिटिंग प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज कहते हैं डाटा मेंबर्स में जो वैल्यू आप रखवाई जाती हैं। जैसे मैंने रखे इंट मार्क्स, अब मैंने डिक्लेयर किया तो वो उसकी प्रॉपर्टी है। मार्क्स जो है ना स्टूडेंट्स की प्रॉपर्टी है। एंड बिहेवियर्स, बिहेवियर्स कहते हैं जो हम पब्लिक लेवल के नीचे जितने भी फंक्शंस बनाया करते थे, गेट डाटा, सेट डाटा, शो मार्क्स, सेट मार्क्स, इवन ये कंस्ट्रक्टर जितने भी हमने बनाए हैं, तो उनको बिहेवियर्स बोलते हैं कि वो कैसे, कोई भी एंटिटी है वो कैसे वर्क करेगी, उसका तरीकाकार क्या होगा। तो प्रॉपर्टीज को अपने याद रखना, हमेशा डाटा को बोलते हैं और बिहेवियर्स हमेशा फंक्शंस को बोलते हैं। तो वो कह रहा है किसी एक क्लास के एग्जिस्टिंग डाटा को और उसके फंक्शंस को यूज करना किसी दूसरी क्लास में, इस प्रोसेस को बोल रहा है इनहेरिटेंस। क्यों करते हैं, जो अगर आपसे कोई पूछ भी लेता है तो एक सिंगल सेंटेंस में आप जवाब देते हो कि कोड रीयूजेबिलिटी के लिए। एक बंदे ने जो है ना 1 लाख लाइनों का कोड लिखा है, तो बजाय से कि आप भी उसको दोबारा से लिखो, बस आप सिर्फ एक लाइन लिखोगे, उस सारे का सारा कोड आपके उसमें आ जाएगा। इसकी एग्जांपल बहुत ज्यादा है, मतलब जितनी भी आप लाइब्रेरी फाइल्स को यूज करते हो उसको भी आप एक तरह से यही समझ सकते हो कि आप एक्सपोर्ट कर रहे होते हो लेकिन कोड तो यूज कर रहे होते हो ना, वो भी कोड यूजेबिलिटी में आ जाता है। अच्छा, जो इसमें टर्म्स हैं
जो एग्जिस्टिंग क्लास है यानी कि जो पहले से क्लास है उसको पेरेंट क्लास बोल देते हो, बेस क्लास भी बोल सकते हो, ओल्ड क्लास, सुपर क्लास, मतलब काफी नामों से याद रखा जाता है इसको। और जो नई क्लास आप बना रहे हो जिसको चाइल्ड क्लास बोल सकते हो, सब क्लास बोल सकते हो, न्यू बोल सकते हो, डिराइव्ड क्लास बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन कंसेप्ट एक ही है कि एक क्लास है, उसकी चीजों को आपने जो है ना इनहेरिट किया है, उसकी प्रॉपर्टी को ले आए हो और कुछ अपनी एक्स्ट्रा चीजें जो है ना आपने शामिल की। आपको एक एग्जाम्पल से आगे मजीद क्लियर हो। अच्छा, पहले इसका सिंटैक्स देख लो। अभी क्लास को तो हमने लिखने के तरीके आते हैं कि क्लास कीवर्ड लिखा, क्लास का कोई नाम दिया, डिलीमीटर लगाए और आखिर में स्टेटमेंट टर्मिनेटर। ये हमने अभी तक देखा था क्लास का सिंटैक्स था। तो अभी हमने इसके साथ एक और क्लास को जोड़ना है, तो क्या होगा, ये क्लास तो वैसी रहेगी, तो दूसरी क्लास जिसको मैं चाह रहा हूं कि वो इनहेरिट करे, इसकी प्रॉपर्टीज को, इसके डाटा मेंबर्स को, उसके फंक्शंस को अपने अंदर लेके आए, उस क्लास का बिल्कुल उसी तरह नाम तो उसी तरह लेना है, हमने क्लास कीवर्ड लगाना है और अपनी क्लास का मैंने कोई नाम देना है। उसके बाद जो उसमें चेंज है वो ये देख लो कि एक आपने इस कॉलन लगाना है और उसके बाद एक विजिबिलिटी मोड आएगा। तो 3 किस्म के होते हैं, वो अब हम अगर पढ़ेंगे वो क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पे मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर हम जो है ना हमेशा तो नहीं कहते, ज्यादातर हम पब्लिक यूज करते हैं। तो उसके बाद जिस क्लास को आप इनहेरिट कर रहे हो, जिसकी खसूसियात को आप अपनी क्लास के अंदर लाना चाहते हो, उस क्लास का नाम, इस केस में हमने बेस क्लास रखा है उसका नाम, और उसके बाद उसकी वाली। ये इसका प्राइमरी सिंटैक्स है। जब हम इसको अंदर मजीद डिग करेंगे तो आपको समझ आती जाएगी कि कैसे वर्क करती है। अच्छा जी, देखो इसकी एग्जांपल जो मतलब एक बेस्ट एग्जांपल दी जा सकती है। देखो एक कार है, एक मिनट दीजिएगा मैं पानी पी लूं। देखिए ये एक कार है, कार की हमने क्लास बनाई हुई है, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि प्राइस है। एक जाहिर है कोई भी कार होगी फ्री तो नहीं मिलेगी, कोई ना उसका प्राइस टैग होगा। फ्यूल टाइप होगा, उसमें क्या पेट्रोल डलता है, डीजल ऑयल डलता है, क्या डलता है, जो भी डल सकता है। फिर उसकी इंजन की कैपेसिटी हो सकती है, इंजन की टाइप हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। इसी तरह कलर हो सकता है, कोई कार किसी कलर की होगी, ये भी इसकी प्रॉपर्टी है। कैपेसिटी हो सकती है, कैपेसिटी से अब मुराद आप पैसेंजर ले लो या किसी भी तरह की कैपेसिटी ले सकते हो, उसकी ऑयल की ले सकते हो, जो भी ले सकते हो। तो इसी तरह ये कुछ इसकी प्रॉपर्टीज थी, हमने एक क्लास बनाई, ये सारे सारे डाटा मेंबर जो है ना मैंने इसमें इंक्लूड कर लिए। अच्छा, फिर जब मेरी बिहेवियर्स की बात आई कि इन प्रॉपर्टीज पे ये कार वर्क कैसे करेगी, तो उसमें मैंने कुछ देखो आपके सामने नजर आ रहे हैं जो एग्जांपल में शो किए हुए हैं कि प्राइस का मैंने एक रखा सेट प्राइस, कि जब भी मैं कोई कार मैन्युफैक्चर करूंगा या मेरे स्टॉक में कोई भी कार आएगी, उसकी मैं जिस भी प्राइस में आई होगी मैं उसकी प्राइस सेट करूंगा सेट प्राइस फंक्शन के साथ। अच्छा, इसी तरह मुझे पता चलेगा ये फ्लां फ्यूल पे चलती है तो उसमें सेट फ्यूल टाइप सेट करूंगा, इंजन टाइप सेट करूंगा, कलर सेट करूंगा और कैपेसिटी भी सेट करूंगा। और कल कलांगा मुझे उसकी प्राइस चेक करनी पड़ जाती है कि मैंने क्या सेट की थी, तो इसी तरह मेरे पास एक फंक्शन है गेट प्राइस का जो मुझे उसकी प्राइस बताएगा। इस तरह गेट फ्यूल टाइप का फंक्शन है, ये इसको गेटर और सेटर बोलते हैं, जो प्रोग्रामिंग करते रहते हैं उनको पता है। ये दो फंक्शन तो है ना, हर एक जो भी प्रॉपर्टी है, जो भी डाटा मेंबर है, उसके ये दो फंक्शन तो होते ही होते हैं। इसके अलावा तो जितने मर्जी होते हैं, लेकिन कम से कम एक डाटा मेंबर के ये दो फंक्शन आपने हर क्लास में बनाने होते हैं, गेट और सेट, यानी कि सेट प्राइस, सेट बिहेवियर जो भी है, और गेट बिहेवियर जो भी है। गेट बिहेवियर सिर्फ और सिर्फ आपको कह लो कि स्क्रीन पे उसकी प्रॉपर्टी शो करने के लिए होती है, यानी कि प्राइस, गेट प्राइस है तो सिर्फ आपकी प्राइस शो कर देगी। तो इस तरह ये कुछ चीजें थी। ठीक है, यहाँ पे मेरा काम बिल्कुल ठीक चल रहा था, मेरे पास जितनी भी कार्स वगैरह में मैं इंपोर्ट कर रहा था या मैन्युफैक्चर कर रहा था, उसमें यही चीजें थी। 10-12 साल तक ये सॉफ्टवेयर मेरा चलता। अब क्या हुआ कि कार के जो है ना नए मॉडल्स आना शुरू हो गए, उसमें उनकी फंक्शनैलिटी भी ज्यादा आने लगी। लेट्स से कि मेरे पास कोई लैम्बोर्गिनी या कुछ तरह की कार आई, या अभी जितनी टेस्ला वगैरह चली हुई हैं जिसमें बहुत ज्यादा कह लो कि फंक्शनैलिटी ऐड की गई थी, आप इसके देख सकते हो इसमें कुछ भी नहीं है। अब जितनी भी कार्स आ रही है, लेट्स से कि उसमें नेविगेशन होती है। अच्छा, इसी तरह जो है कह लो कि उसमें एआई के कुछ फीचर्स हैं, वो डिटेक्ट कर सकती है कुछ भी चीजें, तो कुछ नई चीजें मतलब आती जा रही थी। तो मेरा अब जाहिर है सॉफ्टवेयर पुराना था, वो मेरा काम नहीं चल रहा था उससे। तो अब मेरे पास देखो जी, अब मैं अगर कुछ शो करवाता हूँ, इस जब तक मेरे पास ये सॉफ्टवेयर था, तो जब भी मैं कोई भी नई कार बनाता था तो मेरे पास क्या शो होता था, देखो ऐसे मेमोरी में जो है ना ऑब्जेक्ट बन जाता था, उसके ये 5 जो है ना वेरिएबल होते थे सिर्फ और सिर्फ, और यही मुझे जरूरत होती थी, मैं इसमें सारी जितनी भी वैल्यूज थे वो डाल के अपनी कार का स्टॉक जो है ना वो कह लो कि स्टोर कर लेता था, और कुछ मुझे जरूरत ही नहीं था, कोई नई चीजें ना मैंने उससे बनवाई थी, तो मेरा काम चल रहा। लेकिन मसला ये है कि जब मेरे पास नई कार्स आना शुरू हो गई, लेट्स से इसमें आप देखो कि स्पोर्ट्स कार की एग्जांपल दी गई आपको, अगर स्क्रीन शो हो रही है,
एक नई स्पोर्ट्स कार आई जी मेरे स्टॉक में, मैंने इसका डाटा एंटर करना। अभी प्राइस भी है इसकी, वो तो सारी कार्स की होती है जी, ठीक है, इसकी भी थी, फ्यूल टाइप भी इसका था, जाहिर है सब कार की, इंजन भी था इसके अंदर, कलर भी, कैपेसिटी भी। अब जो पहले मेरे पास कार आ रही थी उसमें से किसी में के पास भी अलार्म सिस्टम नहीं था कि कोई भी इसको टच करेगा या खैर उस तरीके से खोलने की कोशिश करेगा ना, वो फौरन से अलार्म कर देगी। ये इसमें नई चीज आ गई जी। इस तरह नेविगेशन की मैंने एग्जांपल दिया है, वो पहले किसी भी कार में मेरी नहीं आती, इसमें वो आ गई। सेफ गार्ड भी कोई सिक्योरिटी फीचर और भी मजीद इसमें कुछ ऐड कर लो कि वो 3-4 इस तरह के नए फीचर इसमें आ गए। अब उनके लिए जाहिर है, जैसे मैंने कहा था कि जितने भी डाटा मेंबर्स होते हैं कम से कम दो फंक्शन तो मुझे उनके लिए चाहिए होते हैं, गेटर और सेटर। तो ये 3 नए फीचर आए, लेट्स से मेरे पास, इसके लिए मुझे 6 जो है ना नए फंक्शंस कह लो या बिहेवियर कह लो, इसके लिए मुझे बनाने पड़ेंगे। और जब भी मतलब इसी मैंने ये बनाना शुरू किया जी, मेरे पास इस तरह का सॉफ्टवेयर बनेगा, यानी कि अब मेरे जब मेमोरी में जब भी कोई या रिकॉर्ड शो मैं करूंगा तो उसमें वो 5 तो होंगे ही होंगे जो पहले भी थे। अब ये 3 अलार्म, नेविगेटर और सेफ गार्ड जो है मेरे पास एक्स्ट्रा आ गए। ठीक है, ये 3 चीज जो है जिसकी वजह से मुझे मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अब मैं बैठ के यार मैं क्या करूं। अच्छा देखिए, पहले तो मेरे पास एक ऑप्शन आया कि यार मैं क्या करता हूँ कि जो मेरी पहले मैंने कोड लिखा हुआ है ना, उस कोड को चेंज करता हूँ। कार में पहले मेरे पास 5 प्रॉपर्टीज थी, मैं अब 8 करता हूँ। और पहले मेरे पास 10 फंक्शन थे, अब मैं 16 कर देता हूँ। ठीक है जी, पॉसिबल है तरीका। लेकिन मसला क्या है, अब सारी कार में जो पुरानी मेरे पास कुछ 400-500 कार्स का स्टॉक है, उसमें तो किसी में ना अलार्म है, ना किसी में नेविगेशन है, और ना ही किसी में कोई मजीद एक्स्ट्रा सिक्योरिटी का फीचर है। तो अब मैं इसको डेफिनेशन को चेंज करके ये 3 नई चीजें डाल रहा हूँ। तो बाकी कार्स के लिए मैं क्या डालूंगा, उनमें तो कोई फीचर था ही नहीं। उनका भी तो रिकॉर्ड मैंने रखना है ना, वो तो मुझे कहेगा नहीं भी ये चीज डालो, तो उसमें मैं क्या डालूं। तो यही बात है कि अगर तो मैं पूरी की पूरी कार क्लास को चेंज कर दूं, उसकी सारी डेफिनेशन को चेंज करके नए 3 चीजें डाल दूं। अभी मैं ये कर रहा हूं कि मैं खुद प्रोग्रामर हूं, अभी मैंने जो हैंड ओवर नहीं किया, मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूं। जाहिर है वो एंड यूजर तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता इसको। तो मसला क्या होगा, बाकी जितनी भी कारें हैं उनको मसला हो जाएगा। तो ये तो मैंने कहा नहीं यार, ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना तरीका, इसको छोड़ दो। अच्छा, दूसरा मेरे पास तरीका है, आप ये नहीं है तो फिर मैं ऐसा करता हूँ कि नई कार की क्लास बना लेता हूँ, स्पोर्ट्स कार लेट से मैं बना लेता हूँ। हाँ, ये मेरे पास तरीका ठीक है जी, कि मैं नए बना लेता हूँ। लेकिन अब मसला उसमें क्या है, अब इसमें जैसे देखो कि 5 वो फीचर थे जो सब कार्स में थे, वो इसमें भी जाहिर बात है, ठीक है। और जो नए 3 फीचर हैं वो भी मैंने इसमें डाल दिया। अब क्या है कि मुझे 2 सॉफ्टवेयर को मेंटेन करना पड़ रहा है। एक पहले पुरानी कार्स के लिए जी उसमें डाटा करूंगा, नई कार आई उसको छोड़ के मैं नए में गया उसमें किया। अब 2 मुझे मेरा एक्स्ट्रा बर्डन बढ़ गया। और एक बिल्कुल नए सिरे से स्क्रैच से मैंने सॉफ्टवेयर भी डेवलप करना है। लेट्स से कि पिछला सॉफ्टवेयर मुझे 6 माह बाद में डेवलप करते करते 6 माह लग गए थे। अब फंक्शनैलिटी मजीद ऐड मैंने की है, हो सकता है कि मुझे साल लग जाए। तो साल में बैठा रहूंगा यार, वो जब तक मेरा सॉफ्टवेयर डेवलप नहीं होता, इन कारों को रिकॉर्ड ना करूं नहीं। तो ये जो तरीका ठीक है हो सकता है, लेकिन फिल वक्त जो है ना मेरे पास इसको इम्प्लीमेंट करने का कह लो कि पॉसिबिलिटी नहीं है। नहीं भी मैं इस तरह नहीं कर सकता कि बिल्कुल ही पूरा स्क्रैच से जो है ना नया सॉफ्टवेयर बनाना शुरू कर दूं। अच्छा, इसमें क्या है कि ठीक है जी, मैंने कहा मैं ऐसा करता हूँ, एक नई क्लास बना लेता हूँ, लेकिन उसमें सिर्फ और सिर्फ वो 3 चीजें जो नई शामिल करता, और जो बाकी की 5 चीजें हैं ना, वो जो है ना वो पुरानी कार वाले सॉफ्टवेयर में पड़े। ठीक है जी, ये भी पॉसिबल है। 5 उसके फीचर्स, लेट्स से कि स्पोर्ट्स कार 1 का मैं डाटा एंटर करने लगा, उसकी 5 प्रॉपर्टीज मैंने यहाँ पे एंटर कर ली और सिर्फ 3 यहाँ पे कर ली। ठीक है, पॉसिबल है। लेकिन मसला क्या है, मसला ये है कि मैंने पहला पढ़ा था कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के 4 पिलर्स हैं, उनमें से एक था इनकैप्सुलेशन। और इनकैप्सुलेशन कहता था कि किसी भी एंटिटी का डाटा, तमाम तर डाटा और जो ऐसे फंक्शंस जो उस डाटा पे काम करेंगे, उनको आपने सिंगल एंटिटी के अंदर रखना है, यानी कि सिंगल जगह पे पड़ा हो, एक ही ऑब्जेक्ट के अंदर हो। यहाँ पे तो मैं 2 बना रहा हूँ, एक यहाँ से बना रहा हूँ, एक यहाँ से बना रहा हूँ। तो ये तो मेरे ऑब्जेक्ट जो कह लो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की रूह को ही मैंने जो है ना कह दो कज़ा कर दिया। तो ये तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है ना। ऊपर वाला चलो फिर भी पॉसिबल था, इसको तो मैं बिल्कुल जो है ना कर ही नहीं सकता कि एक एंटिटी का डाटा मैं 2 जगह रखूं। आगे जाके आपको पढ़ा था नॉर्मलाइजेशन में और एम्बिग्यूटी में और अनोमलीज में कितने मसले मसाइल पैदा हुए थे। तो ये चीज तो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। तो आखिर में मेरे पास आप देखो, इस शुरू में इनहेरिटेंस मुझे हेल्प आउट करेगी। क्या है जी, नई कार बना लो आप बेशक, लेकिन बाकी पीछे वाली क्लास की इनहेरिट कर लो, यानी कि एक ही एंटिटी में आपका डाटा रहेगा। अभी भी आपने इसकी सारी प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर लिया, कोई अलग एंटिटी नहीं बनाई अलग से। अगर अलग बनाई होती फिर तो मसले मसाइल होते। अब सिर्फ एक ही एंटिटी है, उसकी सारी प्रॉपर्टीज तो इसमें बाय डिफॉल्ट आ गई, जो एक्स्ट्रा है वो बस इसमें आप एक्स्ट्रा डाल दो। अब एक ऑब्जेक्ट बनाओगे उसके अंदर ये सारा डाटा तो साथ ही आएगा, ये एक्स्ट्रा आ जाएगा। और यही तो इनहेरिटेंस है। अभी तो हमने ये पढ़ा था कि ऊपर वाले का तो डाटा या कुछ भी प्रॉपर्टीज है आप इनहेरिट कर लेते हो, प्लस कुछ अपनी एक्स्ट्रा चीज उसमें डाल सकते हो। इसीलिए हमने
इनहेरिटेंस को, एक कंसेप्ट को जो है ना ऊप के अंदर कह लो कि मुतारिफ करवाया। ये काम जो मेरा, जो भी मैंने बताया था कि सारी पॉसिबिलिटीज को मैंने चेक करने की कोशिश की, कहीं ना कहीं मुझे प्रॉब्लम आया, तो इनहेरिटेंस ने आखिर में आके जो है ना मुझे कहा कि हाँ इसके थ्रू जो है ना ये चीज पॉसिबल। समझ आ गई इस कंसेप्ट की कि इनहेरिटेंस क्यों जरूरी है हमारे लिए, कोड यूजिबिलिटी का कितना फायदा है। यस सर। यस सर। ठीक, अच्छा जी देखो, जी सर आ गए। ठीक है। अच्छा इसमें थोड़ा सा हम कोड देख लेते हैं कि इनहेरिटेंस असल में काम कैसे करती है। बिल्कुल सिंपल सा, फिर हम आगे चलते हैं। एक मिनट कंपाइलर की जरा। ठीक है जी, एक तो यार ये नेम स्पेस वाला, अच्छा देखो जी, एक क्लास है मेरे पास, लेट्स से क्लास ए। सर मेन के अंदर क्लास को आप कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी। आज क्लास जाग रही है, वरना जो कल हालात है ना, सर आज सही मजा आ रहा है। अच्छा वो ना इसी तरह, एक वो इसी तरह कोई ना सियासतदान जो है ना वो जलसा कर रहा था, जलसा करते करते उसने कहा कि लैलपुर की गयूर कौम, एक बंदे ने चीख के कहा भाई ये लैलपुर नहीं है, ये तो लाहौर है। मैंने कहा हाँ, मुझे पता है, मैं देख रहा था कि वहां जाग रही है नहीं। अच्छा ये देखो जी, ये हमने बना लिया एक, सिर्फ इसमें अभी एक ही जो है ना डाटा नंबर है, और पब्लिक में हम बना लेते हैं लेट्स से कि फंक्शन 1 के नाम से कोई भी। अब इसे हम कोई डेफिनेशन डाल, अच्छा लो ये क्लास बी बनाई मैंने, उसका भी कोई प्राइवेट डाटा नंबर रहा होगा से, और उसके बाद उस पर कुछ पब्लिक है। तो ठीक है जी, अभी हमने सिंटैक्स देखा था, वो क्या कहता था कि दो क्लासेस होंगे आपके पास, आपने उनको वाया इनहेरिटेंस आपस में लिंक करना है। उसका तरीकाकार क्या है कि जिस क्लास को आप करना चाह रहे हैं उसके आगे डालो आप कॉलन, ये मैंने कॉलन डाल दिया। उसके बाद आप डालोगे विजिबिलिटी मोड, वो अभी 3 है, अभी आगे अगली स्लाइड में हम पढ़ लेते हैं, अभी के लिए आप सिर्फ देखो कि यहाँ पे। जी, अच्छा एक मिनट मैं स्विच करता हूँ। जी अब ठीक है, मैंने दूसरे नेटवर्क पे स्विच किया है। जी सर ठीक है। ठीक है, जी सर ठीक है। अच्छा तो यहाँ पे एक विजिबिलिटी मोड आएगा, हमने अभी इसके सिंटैक्स में देखा था। वो 3 किस्म के होते हैं, अभी के लिए आप सिर्फ कहो कि यहाँ पे कोई आएगा, लेट्स से कि मैं भी उनमें से एक पब्लिक लगा रहा हूँ। इसके बाद जिस क्लास के साथ आप करना चाह रहे हो इसको इनहेरिट, उसका जो है ना नाम आएगा, उस क्लास का नाम है लेट्स से ए। ठीक है, ये इसका सिंटैक्स है। क्लीन शो हो रही है सबको? यस सर। अच्छा अब देखो, जी सर। मैं ऑब्जेक्ट बनाने, क्लास लिख रहा हूँ, ऑब्जेक्ट बनाने लगा हूं मैं बी क्लास का, बी क्लास का लेट्स से मैंने ऑब्जेक्ट बनाया बी। अच्छा मैं कॉल करने लगा हूं बी डॉट फंक्शन ए को। फंक्शन ए किस क्लास का फंक्शन है? ए क्लास का। तो होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? तो बोलो। सर होना तो चाहिए क्योंकि सर होना होना तो चाहिए चाहिए सर। क्योंकि बी क्लास ए को इनहेरिट कर रही है ना। बिल्कुल जी, यही तो हमने पढ़ा है कि जब कोई क्लास किसी को इनहेरिट कर लेती है तो उसके डाटा मेंबर्स तक उसको एक्सेस मिल जाती है। तो देखो अभी मैंने बी डॉट फन ए किया, और फन फंक्शन ए जो था वो क्लास ए का फंक्शन था, लेकिन अभी देखोगे मैंने कॉल किया, इसने कोई एरर भी नहीं दिया, यानी कि उसको एक्सेस मिल गई है। आपको यकीन नहीं आ रहा तो हम इसके अंदर कोई सी आउट करवा सकते हैं। ये ले मैंने कोई डमी वैल्यू डाल दी इसके अंदर।
तो ये देखो ये शो हो गई, बी क्लास के ऑब्जेक्ट से मैंने ए क्लास के फंक्शन को कॉल किया है। ये तो वो कह रहा था कि जब भी आपको इनहेरिट करते हो तो उनकी चीजों को अपने अंदर ले आते हो, तो यानी कि जो सी वाले ने सी प्लस प्लस वाले ने मुझे बताया है वो चीजें ठीक बताई हैं। तो इस तरह से इनहेरिटेंस जो है ना काम करती है। अब आगे हम चलते जाएंगे, चीजें मजीद क्लियर होती जाएंगी। सर अब काफी है इतना, बस कल से इधर ठीक है जी। हाँ जी काफी है, ये टाइप्स पढ़ लें, टाइप्स में कोई इतना मसला नहीं है। टाइप पढ़ा काफी है सर, काफी है। काफी है सर, काफी है। ये सर काफी है सर टाइप्स करवा ही दे। टाइप्स तक पढ़ लो यार। सर हाँ फिर हम इसको एंड करते हैं। सर बाद में कर लेंगे सर, ऑलरेडी बड़ा मुश्किल है ये तो। काफी है सर, काफी है। ये बिल्कुल आसान है, टाइप्स में कोई मुश्किल भी नहीं। अगर मुश्किल हुई तो मैं कल रिपीट कर दूंगा बस। जी सर, टाइप वो ना आसान वैसे है, इतनी टाइप मुश्किल से समझ आ रही है सर। खाली कर दीजिएगा सर। अच्छा ठीक है भाई, ठीक है ठीक है। क्यों सर मुश्किल यकीन करें, समझ हमें आ तो रही बड़ी है? मुश्किल लग रहा है। क्यों मुश्किल लग रहा है यार? सर आप लिटरली बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, आप लिटरली बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, लेकिन मसला ये है कि मैंने जावा में पढ़ी हुई है। तो मैं जब इनहेरिटेंस पढ़ रहा था अभी, तो मैं देख रहा था हम तो एक्सटेंड्स के कीवर्ड से वो एक्सटेंड करते थे और आ जाता था। तो ये एक्सेस स्पेसिफायर और ये सारा कुछ कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है, लेकिन फिर भी बहुत डिफरेंस है। सी प्लस प्लस पे वो ऊप वाला जो है ना, जावा वाली वो और चीज है। वो वो हमने आपकी जावा में लेवल पढ़ी हुई है, पे तो जो मुझे बड़ी मुश्किल से चीजें समझ आ रही हैं सारी। एक बात आप ध्यान में रखें कि आपसे कोड नहीं पूछा जाएगा। ये कोड मैं इसलिए करवा रहा हूं ताकि आपको क्लैरिटी आती रहे कि चीजें कैसे वर्क कर रही हैं। क्योंकि अभी देखिए आगे इसमें नेक्स्ट टॉपिक आना है कंस्ट्रक्टर और डिकंस्ट्रक्टर इनहेरिटेंस में। उनके काम करने के तरीके बिल्कुल अलग अलग है। आपको पता है इनहेरिटेंस में कंस्ट्रक्टर उल्टे तरीके से चलता है, डिस्ट्रक्टर उल्टे तरीके से चलता है। वो मैं आपको बता दूंगा, शायद आपको वो तो इनका दिमाग चकरा जाएगा सर। सर ये ऊप में से कितने नहीं, नंबर के एमसीक्यूज आते हैं? तो ये सारे के सारा जो है ना, मैं 2 दिन में आपको खत्म करवा सकता हूँ। अभी भी अगर मैं कहूँ ना, चाहूँ ना, कल मैं सारी पॉलीमॉर्फिज्म आपको पढ़ा सकता हूँ। और पॉलीमॉर्फिज्म के बाद हमारे पास रूप में पढ़ने के लायक कुछ भी नहीं रहता। लेकिन इसलिए मतलब हफ्ता मुझे तो 5 दिन हो गए तकरीबन। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आगे जब आप लोगों ने डेटा स्ट्रक्चर पे आना है, मजीद औखा होना है, तो अभी हम थोड़ा सा नहीं सर, ये वाली टाइम लगा लें। सर इसके बगैर समझ नहीं आएगी डेटा स्ट्रक्चर की। कैसे आएगी इम्प्लीमेंटेशन, कैसे करोगे इसको? सर ये जो आपने लोड पहले और पढ़ा लिंक्स दिया, हैं। जी सर या इस तरह ही पढ़ाएं जिस तरह आप पढ़ा रहे हैं, ये ज्यादा अच्छी है, क्योंकि इसमें हमारे इंटरव्यू के बहुत सारे सवाल जो है ना वो क्लियर हो रहे हैं। वो इंटरव्यू में जिस तरह के आप पूछता है ना। आप इंटरव्यू में पहुंचे हुए हो, नबील भाई और यासर भी और इस तरह खिजरा वगैरह लोग बैठे हैं, उनको पता है कि कितनी चीजें इसमें से निकली हैं। लेकिन जो नए लोग हैं ना, वो कह रहे हैं पता नहीं हम क्यों कोड कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे। तो भी आप एक दफा इंटरव्यू के पैनल से एक दफा ना बिल्कुल शाफा मिल के आओ ना, फिर आप कहोगे हाँ यार हम इसी तरह से पढ़ना चाहिए था। नहीं सर, आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, लेकिन इशू ये है कि अब ना जावा में मैंने फ्रंट क्लास यकीन करें नहीं पढ़ी। पता नहीं है भी सही कि नहीं, मुझे तो ये भी आज पता लगा कि फ्रंट क्लास आई थिंक सी प्लस प्लस में है, जावा में नहीं है। होगी यार, ऐसा हो नहीं सकता। कंसेप्ट तो नहीं तकरीबन सर, सेम यकीन जावा करें में भी नहीं है है, सर। नहीं है। जावा में सर वो मैंने स्टैंड नहीं का पढ़ी। इम्प्लीमेंटेशन को इनहेरिटेंस है जी। इनहेरिटेंस है जावा में, फ्रंट क्लास नहीं है। फ्रंट क्लास नहीं है, बिल्कुल नहीं है। नहीं है उसमें, देखो ये लिखा हुआ है। सर पता नहीं, मैं तो जरा थोड़ा तभी फर्स्ट टाइम ये चीजें देख रहा हूँ ना, तभी बड़ी मुश्किल हो रही है। बाकी सच पढ़ा बहुत अच्छा रहे हैं, समझ भी आ रही है। आप ऐसे ही पढ़ाएं ताकि ना ज्यादा अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर हो हम सबके। ठीक है सर अगर ये सी प्लस प्लस का कंसेप्ट अगर आपका ठीक बन जाता है, चलो कोडिंग आपको नहीं भी आती, लेकिन आप कोड को रीड कर लेते हो, समझ आ जाती है, तो जावा मेरे लिए मुश्किल नहीं है इस वाले से। जावा में ज्यादा शॉर्टकट इस्तेमाल